एपिसोड 111 रिसेप्शन या साजिश। मीरा अयान को फोर्स कर रही थी कि वो उसके पास लौट आए, पर अयान अब बहुत दूर जा चुका था। वो इसे यही समझा रहा था। मीरा ने अयान का कॉलर पकड़ रखा था। वो उसे बस एक ही बात कह रही थी, तुम मेरे हो। अयान ने धीरे से मीरा के हाथों से अपना कॉलर छुड़वाया और बोला, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जिस पर मीरा चीड़ गई और तमतमाती हुई बोली, तुम उस लड़की को छिड़ दो और लौट आओ मेरे पास, फिर सब ठीक हो जाएगा, समझो अयान। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अयान ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकते? मीरा चिल्लाई। मेरा छोड़ो, अभी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें रानव से दूर रहना होगा। तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी मीरा, अयान ने कहा। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने उससे शादी नहीं की, मीरा ने कहा। यह सुनकर आयना ने हैरानी से उसे देखा, जैसा कह रहा है, क्या ये सच है? तुमने सच में रानव से शादी नहीं की? अयान ने फिर पूछा, जिस पर मीरा ने नामे गर्दन हिला दी। अब अयान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसे गले लगाना चाहता था। उसकी आंखों में एक सुकून था जिसे मीरा देख पा रही थी। अचानक अयान ने अपने ख्यालों से आते हुए बोला, फिर ये सब झूठ क्यों? तुम्हारे लिए, मीरा ने कहा, जिसे सुनकर आया की आंखें बड़ी ही गई। मेरे लिए मतलब? क्या रानव ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? क्या उसने धमकाया? अयान ने मीरा का बाजू पकड़ते हुए बोला। नहीं, उसने मुझे नहीं धमकाया। उसने तुम्हारे बदले बस एक चीज़ मुझसे मांगी थी, मैंने दे दी। क्या? अयान ने हैरानी से पूछा। मैं अपनी सीईओ की पोस्ट छोड़ रही हूँ, मीरा ने कहा। ये सुनकर अयान के होश उड़ गए। वो मीरा को इस हरकत पर डांटना चाहता था, लेकिन वो पहले ही परेशान थी। इसलिए उसने बहुत ही प्यार से पूछा, क्या तुमने कानूनी तौर पर उसे ये पोस्ट सौंप दी है? नहीं, अभी नहीं। उसने सुबह के 4 बजे मुझे एक एड्रेस पर बुलाया है। वो पेपर रेडी रखेगा, मुझे बस साइन करने हैं, मीरा ने अयान को आंखों में देखते हुए कहा। मीरा की बातों ने अयान के दिमाग को बत्ती खोल दी थी। रानव और ऋषि अपने ही ऑफिस में छुप कर बैठे थे और पुलिस के पास कोई वारंट ना होने के कारण उसके ऑफिस को तलाशी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब वो बाहर था और उसका पता मीरा के पास। ये एक अच्छा मौका था उसे दबोचने का। तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है या रानव पर? अयान ने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा। तुम पर, मीरा ने बिना एक सेकंड गंवाए बिना जवाब दिया। तो मुझे वो एड्रेस दो जहां रानव ने तुम्हें बुलाया है, अयान ने कहा। पर क्यों? तुम वहां जाकर क्या करोगे? मीरा जानती थी अयान और रानव की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए एड्रेस देने से डर रही थी। उसे डर था अयान वहां का कर उससे उलझ न जाए। अभी तुमने कहा न, तुम मुझ पर भरोसा करती हो, प्लीज़ वो एड्रेस मुझे दो, अयान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मीरा ने कुछ सोचा, फिर अपना फ़ोन उठाया जो बेड के साइड में पड़ा था और अयान को सेंड कर दिया। एड्रेस मिलते ही अयान भारी कदमों से बाहर की ओर गया और दरवाजे तक जाकर बोला, अबे आराम करो, कल सुबह चली जाना। ये कहकर वो तेजी से निकल गया। अयान रुको, मीरा ने पीछे से आवाज़ दी, पर उसने नहीं सुनी। चारों ओर घना अंधेरा फैला था। सड़कों पर वीरानी पसरी हुई थी। बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी अयान की कार पर गिर रही थी। उसकी आंखें सामने सड़क पर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज रानव की बाजी पलटने वाली है और वो खुद अपनी आंखों से उसकी हार देखना चाहता था। हाथ स्टीयरिंग पर कसते हुए उसने एक लंबी सांस ली। दिल की धड़कनें तेज थीं, चेहरे पर बेचैनी थी। मीरा ने जो एड्रेस भेजा था वहीं वो जा रहा था, जहां रानव और ऋषि पहले से मीरा का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि एक मासूम लड़की को फिर से जाल में फंसा लेंगे और उससे उसका हक छीन लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार शिकार बनकर मीरा नहीं, शिकारी बनकर अयान आ रहा है। चलती गाड़ी में अयान ने एक बार फिर मोबाइल पर नज़र डाली। मालिनी को भेजा गया लोकेशन कंफर्म किया। अयान ने खुद उससे पहले ही बता दिया था कि वो दोनों वहां होंगे और मालिनी अपनी पुलिस टीम के साथ रास्ते में थी। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अयान ने खुद से कहा। सड़क के किनारे रानव और ऋषि एक काली एसयूवी के पास खड़े बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। वो मीरा के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट और अधीरता साफ झलक रही थी। तभी चारों ओर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। सायरनों की आवाज़ से सन्नाटा चीरता हुआ माहौल गूंज उठा। ये सब क्या है? ऋषि ने हकलाते हुए कहा, लेकिन रानव समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। कुछ ही पलों में हथियारबंद पुलिसकर्मी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। रानव और ऋषि समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तभी पीछे से एक और गाड़ी रुकती है। सफ़ेद शर्ट पहने, शांत लेकिन सख्त चेहरा लिए अयान उतरता है। उसके कदम ठहराव के साथ रानव की ओर बढ़ते हैं। रानव उसे देखकर एक पल के लिए सन रह जाता है।
दोनों की आंखें मिलती हैं। अयान की आंखों में संतोष, शांति और एक ऐसी जीत थी जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। और रानव की आंखों में हार, गुस्सा और लाचारी थी। अयान बिना कुछ कहे रानव के एकदम सामने खड़ा होता है। कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखकर बस मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी की बर्बादी का ऐलान कर रही हो। फिर बेहद ठंडी आवाज में वो कहता है, अब तेरा खेल खत्म। ये सुनकर रानव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं जिस खेल में हूं वो कभी खत्म नहीं हो सकता। फिलहाल तो तू जेल में जाकर खेल जो तुझे खेलना है, अयान ने छाती चौड़ी करते हुए कहा। अभी तेरा वक्त है इसलिए तू उछल रहा है, मगर तू नहीं जानता मैं गिरने वालों में से नहीं हूं। रानव ने दांत पिसते हुए कहा, गिरने और डूबने में फर्क होता है रानव, तू डूब चुका है अपने लालच, अपनी चालाकी और अपनी हार में। और अब ये दुनिया तुझे उसी पहचान से जानेगी। अयान ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। अब रानव कुछ कहता इससे पहले पुलिस वाले रानव की ओर बढ़ते हैं। अयान कुछ कदम पीछे हटता है। अलविदा रानव, अयान ने आखिरी शब्द कहे। इतना कहकर अयान मुड़ता है। पीछे खड़ी पुलिस टीम रानव और ऋषि को पकड़कर गाड़ी में बिठा रही होती है। उनकी चीखें, बहसें और धमकियां अब किसी काम की नहीं थीं। अयान ने कार को मरीन ड्राइव के किनारे रोका। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके अंदर की हलचल अब भी थमी नहीं थी। वह स्टीयरिंग पर झुककर गहरी सांसें लेता रहा। डीडी, रानव, ऋषि सब पीछे छूट चुके थे। जीत उसकी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कुछ अधूरा था। वो मीरा थी जिसे उसने खो दिया था, और मायरा जो कभी उसकी हो नहीं सकती। यही सब सोचकर उसने कार की सीट को पीछे खिसकाकर सिर टिकाकर बैठ गया। समंदर की आवाज़ जैसे कोई लोरी बनकर उसके कानों में गूंज रही थी। अब जब सब शांत था तो आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अयान सारी रात कार में ही सोता रहा। अगली सुबह की हल्की रोशनी कार की खिड़कियों से झांक रही थी जब उसका फ़ोन बजा। उसने आंखें मिचमिचाकर स्क्रीन देखी, सिटी हॉस्पिटल। उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। वह तुरंत फ़ोन उठाता है। हेलो मिस्टर अयान, मिस आलिया को होश आ गया है। उधर से आवाज़ आई जिस और अयान ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने कार हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। अयान की सारी प्रॉब्लम सूवे हो गई थी सिवाय एक के, और वो थी आलिया की झूठी किडनैपिंग और उदयपुर में ब्लास्ट करवाने वाले का नाम। अयान ये हर हाल में जानना चाहता था, इसलिए उसने आलिया को एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया था ताकि वो जल्द से जल्द उसे ठीक कर सके और अयान को उसके सवालों के जवाब मिल सके। वह कार तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था, सीधा उसी सवाल की ओर जो अब आलिया के होश में आने के बाद शायद हमेशा के लिए हल हो सकता था। दूसरी तरफ मायरा जो आने बेड पर सर टिकाए सो रही थी। अचानक आए मैसेज ने उसकी नींद खोल दी। उसने जैसे तैसे स्क्रीन अनलॉक की और पढ़ते ही उसकी नींद छूमंतर हो गई। आप पर से सारे इल्ज़ाम हटाए जा चुके हैं। अब आप अपनी परीक्षा में बैठ सकती हैं। ये पढ़कर उसे एक पल को वो यकीन नहीं हुआ। उसकी उंगलियां कांपी, दिल जोरों से धड़क उठा। फिर वो अचानक खुशी से बेड पर उछल गई, जैसे कोई बच्चा अपनी मनपसंद चीज़ पाकर झूम उठता है। तभी उसे कल रात वाले वीडियो का ख्याल आया जिसमें अयान किसी लड़की के साथ था। वो बेड से उतरी और शीशे के सामने जाकर बोली, शायद मैं दुनिया की पहली लड़की होऊंगी जो लॉयर बनने के बाद अपना पहला केस अपने ही डिवोर्स का लड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मिस्टर अयान सिंह अरोड़ा। वो खुद से बातें कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब अयान की ही मेहरबानी है। इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद वो भूल ही गई कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो उस पर से सारे इल्ज़ाम हट गए। जहां एक तरफ मायरा कमरे में इस शादी से निकलने की तैयारी कर रही थी तो दूसरी तरफ बाहर अरोड़ा विला आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनियों की चमक, फूलों की खुशबू और स्टाफ की तेज़ हलचलों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बड़ी रॉयल पार्टी की तैयारी चल रही हो। वीना हर छोटी बड़ी चीज़ को खुद देख रही थी, कौन सी डेकोरेशन कहाँ लगेगी, मेहमानों के लिए डिनर कहाँ सेट होगा और साउंड सिस्टम कितनी देर में टेस्ट होगा। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, एक अजीब सी खुशी थी। इसी बीच सरला धीमे कदमों से वीना के पास आए। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं और मैं वजह भी जानती हूँ। वीना ने इसकी बात का ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लग गई। जिस पर सरला ने फिर आगे बोला, आज आप उस लड़की को इस घर से निकालने वाली हैं, है न? सरला ने कहा और वीना की आंखों में झांकने लगी। फिर आगे बोली, क्यों न इसे थोड़ा ड्रामेटिक बना दिया जाए। ये कहकर सरला अचानक रुक गई, जैसे उसने कुछ ज्यादा बोल दिया हो। लेकिन वीना ने उसकी बात पर न नाराज़गी दिखाए और न ही टोका।
बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी किसी की बेइज्जती में है तो आज तुम भी खुश हो लो। ये सुनकर सरला का चेहरा खिल गया, जैसे किसी नाटक का मुख्य किरदार बनने जा रही हो। वह तुरंत ऊपर की ओर गई और एक ब्लैक कलर की भारी सिल्क साड़ी जो मीरा अपने रिसेप्शन पर पहनने वाली थी, साथ में डायमंड की ज्वेलरी लेकर वो सीधा मायरा के कमरे की ओर गई। दरवाज़ा खटखटाए बिना सरला अंदर दाखिल हुई और नकली मुस्कान के साथ बोली, सुनो लड़की, आज घर में तुम्हारी और अयान की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, मीडिया भी होगी, इसीलिए ढंग से तैयार हो जाना, कोई कमी न रह जाए तुम्हारे लुक में। मायरा ने एक नज़र उन कपड़ों और ज्वेलरी पर डाली जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, फिर एक लंबी सांस ली। अयान कहाँ है? सरला ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मायरा ने मुंह फेरते हुए कहा। कमाल है, शादी के पहले ही दिन पति का पता नहीं है, हाय रे आजकल के बच्चे। ये कहकर सरला कमरे से निकल गई, लेकिन मायरा अभी भी नहीं जानती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बन सकती है। दूसरी तरफ अयान जो भारी कदमों से आलिया के कमरे की तरफ जा रहा था, उसने गेट खोला और सीधा उसके पास जाकर बोला, क्या तुम ठीक हो? आलिया होश में थी, लेकिन उसकी ये हालत नहीं थी कि वो अयान के सवालों का जवाब दे सके। लेकिन अयान को उसकी जान बचाने और इतना नर्म लहजा इस्तेमाल करता देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोना चाहती थी, लेकिन शरीर पर घाव की वजह से हिल नहीं पा रही थी। मुझे बस ये बताओ को तुमने अपनी किडनैपिंग क्यों करवाई थी? उन गुंडों ने मेरे साइन के फ़ोटो क्यों लिए थे? और उदयपुर की बस्ती में ब्लास्ट करवाने वाला वो आदमी कौन था? क्या आलिया अयान के सवालों का जवाब दे पाएगी? जवाब जानने के बाद अयान क्या करेगा? अरोड़ा विला में पार्टी रिसेप्शन की थी या किसी साजिश की? क्या वीना मायरा को घर से निकाल पाएंगी? एपिसोड स्टोरी चेंज। अयान अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा था। आलिया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे लगी बड़ी लेड स्क्रीन से तेज आवाज गूंज उठी। वो आवाज़ इतनी अचानक और भारी थी कि अयान के कानों में गूंज सी गई, जैसे ये ऐलान सिर्फ उसी के लिए किया गया हो। उसने पलट कर देखा, स्क्रीन पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सामने उसके पिता सत्येंद्र सिंह अरोड़ा माइक के सामने खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सख्त और गंभीर था, और वो बोल रहे थे, मैं सत्येंद्र सिंह अरोड़ा अपने छोटे बेटे अयान सिंह अरोड़ा को आज से हमारी कंपनी की सीईओ की पोस्ट से हटा रहा हूँ। ये शब्द जैसे ही अयान के कानों तक पहुंचे, उसका शरीर कांप उठा। उसकी सांस जैसे किसी ने रोक दी हो। वो वहीं एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके अंदर कुछ टूट गया था, जैसे किसी ने उसकी छाती चीरकर दिल बाहर निकाल दिया हो। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया था। आसपास की हर चीज़ जैसे धुंधली हो गई। अयान ने आलिया का हाथ धीरे से छोड़ा और लेड के पास जाकर आगे की बात सुनने लगा। अयान ने न सिर्फ मेरी कंपनी के साथ धोखा किया, बल्कि उदयपुर की उस जमीन पर ब्लास्ट करवाया जहां एक स्कूल और बस्ती हुआ करती थी। उस विस्फोट में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, और ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वहां नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। अयान की सांसें रुकने लगीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो एक कदम पीछे हटा, जैसे किसी ने उस पर पत्थर फेंका हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसके अपने पिता, जिनके लिए उसने हमेशा ईमानदारी से सब कुछ किया, आज उसी पर ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैं अब अपने दिल पर पत्थर रखकर, सत्येंद्र ने थोड़ा रुकते हुए कहा, अपने छोटे बेटे अयान जो मेरी गोद ली हुई औलाद है, उसे पुलिस के हवाले करता हूं, एक गवाह के साथ। सत्येंद्र के हाथ में उस चेक का फोटो था जिस पर अयान के साइन थे, और ये वही चेक था जो उसने आलिया को बचाने के लिए उन गुंडों को दिया था। अब अयान को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अब सत्येंद्र ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की, सीईओ की जिम्मेदारी अब मैं अपने बड़े बेटे देव सिंह अरोड़ा को सौंपता हूं। जैसे ही उन्होंने देव का नाम लिया, स्क्रीन पर एक नया चेहरा चमका। ये नाम और चेहरा अयान के लिए नया था। उसे ये नहीं बताया गया था कि उसका कोई बड़ा भाई भी है। हाँ, ये बात अयान जरूर जानता था कि वो उनका सगा बेटा नहीं है। जब अयान अपने परिवार से 6 दिन की मोहलत मांगने गया था तो उसने जाते जाते सत्येंद्र की बातें सुन ली थी कि जिद्दी है अपने बाप की तरह। ये शब्द अयान के दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब वो इस बात की तह तक गया तो उसे ये पता चला कि वो उनकी सगी औलाद नहीं है, लेकिन उसका परिवार उसके साथ इस तरह का धोखा करेगा, इसकी उम्मीद अयान को नहीं थी। अयान ने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसने अपने सपनों को साइड करके बिजनेस संभाला, हर बार दीदी से अपने परिवार को प्रोटेक्ट करता रहा। मीनाक्षी, राजीव सब की जाली कटी सुनी और नतीजा ये निकला कि सगे बेटे को एक पोस्ट देने के लिए सौतेले बेटे को ऐसे निकाला जैसे कोई दूध में से मक्खी निकालता है। लेकिन अब फैसला उसके हाथ में था। अगर वो घर गया तो सत्येंद्र इसे पुलिस के हवाले कर देंगे और एक बार जेल जाने के बाद वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नहीं गया तो मायरा का क्या होगा? ये सारी बातें सोचकर आयना का सर चकरा रहा था।
भले ही अयान के लिए देव का चेहरा नया हो, लेकिन वहां खड़ी मायरा जिसने कल रात इसी आदमी को अपने कमरे में देखा था वो इसे पहचान गई थी। वो देव ही था जिससे वीना ने हक देने वाली बात कही थी। वो अयान के आने से पहले ही घर में आ गया, लेकिन देव को अपने बेटे और नए सीईओ के रूप में लाने और अयान को हटाने के लिए सत्येंद्र ने आज का दिन तय किया था। मायरा भले ही अयान से नफरत करती थी, लेकिन ये सारी बातें उसके लिए एक फरेब से कम नहीं थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि अयान ने ब्लास्ट करवा के लोगी की जान ली है, वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन वो यहाँ नहीं थी, इसलिए कुछ बोल नहीं सकती थी। चुपचाप सत्येंद्र की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, वो जाए तो जाए कहाँ, यही सब सोचकर वो बस बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे इंतज़ार था अयान का, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता था कि अगर वो आया तो सीधा जेल जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? मायरा का दिल अब बैठा जा रहा था। आंसू उसकी आंखों से झलक रहे थे। घोषणा खत्म होने के बाद थोड़ी देर में हॉल की रौनक अब वीरान सन्नाटे में बदल चुकी थी। मेहमान एक एक कर बाहर निकल चुके थे। आ मेरे बेटे, गले लग जा, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। सत्येंद्र ने बाहें फैलाकर देव को बुलाया। सिर्फ आपका बेटा है क्या? वीना ने मुस्कुराते हुए कहा। देव जो इतने सालों से बाहर रहकर अयान से पहले बिजनेस संभाल रहा था, अब इंडिया आ गया था क्योंकि यहाँ अब इसकी सख्त ज़रूरत थी। फाइनली अब मुझे नकली बुआ बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा, मीनाक्षी ने देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। सरला, हेमंत, राजीव, शक्ति और यहाँ तक कि यूवी भी देव के बारे में जानता था और इसके यहाँ आने से सभी खुश थे। वीना ने अयान और मायरा की शादी वाली बात को भी इसलिए इतना जल्दी मान लिया था क्योंकि वो जानती थी कि कल तो अयान खुद यहाँ से जाने वाला है, तो ये लड़की यहाँ रुक कर क्या करेगी। जब सब अपनी खुशी मना रहे थे तो वीना की नज़र कोने में खड़ी मायरा पर पड़ी, जो साड़ी के पल्लू को उंगलियों में मरोड़ती खड़ी थी। आंखें खाली थीं, लेकिन ज़हन सुन्न था। शायद सोचने की ताकत भी जैसे उसके जिस्म से छिन चुकी थी। तभी वीना ने सरला को इशारा किया और वो धीमी धीमी चूड़ियों की खनकती आवाज़ के साथ उसके पास पहुंच गई। सरला ने सर्द आवाज़ में कहा, चलो एक दिन की दुल्हन, अब अपना सामान बांधो और निकलो हमारे घर से। मायरा कुछ कहती उससे पहले ही मीनाक्षी की कड़वी जुबान आग बनकर बरसी। सामान? मीनाक्षी ने ठठाकर कहा, इसके पास है ही क्या? ये तो खाली हाथ आई थी इस घर में, तुम भूल गई क्या? फिर उसकी नज़र मायरा की रेशमी साड़ी और गहनों पर गई। महंगी डायमंड की नेकलेस, चूड़ियाँ, झुमके, सब वो गहने थे जो सरला ने खुद उसे दिए थे उस सुबह, ये कहकर कि आज अयान की रिसेप्शन पार्टी है, बहू को रॉयल लगना चाहिए। सरला ने आगे बढ़कर मायरा के गहनों को खींचना शुरू किया। गर्दन से हार उतारा गया, हाथों से चूड़ियाँ नोची गईं। मायरा ने कुछ नहीं कहा। आज एक बार फिर वो खुद पर जुल्म होते सहती गई। पूरा परिवार ये तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। जब सरला का दिल भर गया मायरा को बेइज्जत करके, तो उसने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो दरवाजे की चौखट से टकरा गई। उसके पांव लड़खड़ाए, बदन हल्का सा झटका खाकर पीछे गिरने ही वाला था कि एक मजबूत, गर्म और भरोसेमंद हाथ ने उसे थाम लिया। वो हाथ कोई और नहीं, अयान का था। वो अचानक मायरा के सामने खड़ा था, पूरी मजबूती, पूरे हक और पूरे हौसले के साथ। उसकी आंखों में गुस्सा था। अयान यहाँ आ गया था, आखिर आता भी कैसे नहीं? उसमें मेयर से शादी की थी, वो अब उसकी पत्नी थी और जिम्मेदारी भी। अयान को सामने देख मायरा की सांसें थम गईं। उसके कांपते कंधों को अयान के हाथों ने थाम रखा था। उसकी उंगलियां मायरा की बाहों में धीरे से कस गईं, जैसे बरसों से बिछड़ा कोई अपना मिला हो। मायरा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अयान वापस आएगा, लेकिन वो आ गया था। अयान को यहाँ देखकर बाकी परिवार वाले भी हैरान थे कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कि ये यहाँ आ गया, जबकि लाइव कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखवाई थी कि अयान जहाँ भी हो उसे ये सब पता चल जाए और ये भागे पुलिस इसके पीछे जाए। तुम यहाँ आओगे उसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वीना ने आगे आते हुए कहा। इनकी बात सुनकर अयान ने मायरा को हल्के हाथ से छोड़ा और आगे आकर बोला, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि आप सब इतना गिर जाओगी, वो भी एक सीईओ को पोस्ट के लिए। थोड़ा जबान संभाल कर बात करो लड़के, मीनाक्षी ने चिढ़ते हुए कहा। अयान ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अयान बेटा, वीना ने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए कहा। अयान ने एक नज़र मायरा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आखिर आता कैसे नहीं? मेरी इतनी कीमती चीज़ और कुछ सवालों के जवाब जो लेने थे। इसकी हंसी में जो दर्द छुपा था उसे वहाँ खड़े सभी समझ पा रहे थे। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, अगर यहाँ ना आते तो कम से कम कुछ दिन आज़ाद तो रहते, क्योंकि अब हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, सत्येंद्र ने वीना को बीच में रोकते हुए कहा और अयान के सामने आकर खड़े हो गए। इन्हें अपने सामने इस तरह देखकर अयान बह गया, उसकी आंखें भर गई थी। उसने कांपते आवाज में बोला,
पापा, अगर आपको मुझे सीईओ की पोस्ट से हटना था तो एक बार कह देते, मैं खुद हट जाता। मैं इस पर सिर्फ आपके कहने पर बैठा था और आपके कहने पर हट भी जाता। फिर ये सब क्यों क्यों मुझ पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया? उद्धरण चिन्ह। कमाल का लड़का है, इतना सब जानने के बाद भी मुझे अपना बाप कहकर बुला रहा है। ये मत सोचियो कि तेरे इस अपनेपन के दिखावे से मैं पिघल जाऊंगा। सत्येंद्र के मुंह से निकले ये शब्द अयान की छाती में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वो अयान के दर्द को दिखावा बता रहे थे। पीछे खड़ी मायरा के भी आंखों से आंसू झलक रहे थे। उसे अपना दिन याद आ रहा था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसके घरवालों ने उसे बस एक वजह देकर निकाला था, उस और कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, भाई साहब पुलिस को फ़ोन करिए और दफ़ा करें इसे, मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा। अयान का अब यहाँ ठहरना भी उन्हें जहर लग रहा था। ये सुनकर मायरा घबरा गई और अयान के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अयान अब भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन अयान टस से मज़ नहीं हुआ। हाँ क्यों नहीं, ये कहकर सत्येंद्र पुलिस को कॉल लगा ही रहे थे कि पीछे से एक भारी आवाज़ ने कहा, रुकिए। ये देव था जो अब अयान के सामने आकर खड़ा हो गया था। अयान और देव आमने सामने थे। आखिर इसे इसके सवालों के जवाब तो दे दीजिए, फिर जहाँ चाहे भेजिएगा, जेल या जहन्नम। देव ने अयान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आखिर ये अपनी बीवी के साथ अपनी बर्बादी के जवाब भी तो लेने आया है। देव ने एक नज़र मायरा को देखते हुए कहा। अयान, जिसे इसकी हर शब्द से चीड़ हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद पर कैसे काबू करे। चल बता, क्या जानना चाहता है तू? देव ने ताली बजाते हुए कहा और फिर एकदम से अयान के करीब आते हुए बोला, मेरा पूरा नाम या मेरा असली काम या तुझे धोखा देने का कारण, या ये कहूँ। देव कहते हुए रुका और अपनी आवाज़ को गाढ़ी करते हुए बोला, कि तुझे ये सज़ा क्यों दी गई है? अयान खामोशी से इसकी आंखें में देख रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, क्योंकि अब वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ कब उठ जाए उसे खुद नहीं पता था। मैं तुझे नहीं जानता और न हो जानना चाहता हूँ, अयान ने ठंडी मगर गुर्राती आवाज़ में कहा। लेकिन मुझे बताना है कि तुझे किस बात की सज़ा मिली है। ये कहते हुए देव 2 कदम पीछे हटा और अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। अयान और मायरा को यही लग रहा था कि ये फाइट करना चाहता है, लेकिन जब उसने अपनी शर्ट उतार कर एक दहाड़ मारी तो अयान के होश उड़ गए। मायरा ने लड़खड़ाते हुए गेट पकड़ लिया। आखिर क्या था देव में ऐसा जिसने अयान को हिला दिया था? अब ये सब सिर्फ एक सेओ की पोस्ट के लिए हो रहा था, या कोई बड़ी वजह थी? क्या पुलिस अयान को ले जाएगी? इसके पीछे मायरा का क्या होगा? क्या वो अयान को बचा पाएगी? क्या अयान की कहानी बदल चुकी थी? अब उसकी नई दिया क्या होगी? एपिसोड 113 द हेल्पर। सत्येंद्र पुलिस को बुला रहे थे, तभी देव ने उन्हें रोक दिया और अयान के सामने आकर खड़ा हो गया। देव ने अपनी शर्ट उतारी, जिसे देखकर अयान पूरी तरह हैरान था। मैं हूँ देव डेविल सिंह अरोड़ा, मैं हूँ डीडी, देव ने दहाड़ मारते हुए कहा। ये था असली डीडी, जिसकी तलाश अयान को काफ़ी टाइम से थी। देव के सीने के बाईं ओर दिल के ठीक ऊपर एक जलते सूरज का टैटू उभरा हुआ था, जिस पर डीडी लिखा था। गाढ़ा आग की लपटों जैसा फैला हुआ, लंबा चौड़ा कद, मस्कुलर और छाती पर जलते सूरज का टैटू, जो उसकी सत्ता, ताकत, सब उसकी पर्सनैलिटी को दर्शा रहा था। ये देखकर अयान की आंखें सिकुड़ गईं। उसके होठों पर गुस्से और सन्नाटे का मिश्रण था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये डीडी है और अरोड़ा परिवार का बेटा है, तो दुर्गा देवी कौन है जो अब तक डीडी की शक्ल में घूम रही थी? इसका उससे क्या रिश्ता है? तू मुझसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था न, ले मैं आ गया, देव ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। देव की नज़र थी अयान पर। वो जनता था को कोई उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक हल्की सी हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें तंज भी था और चुनौती भी। उसने अपनी आंखें देव की आंखों में डाल दी, जैसे उनमें उतरकर सच खींच लाना चाहता हो। तू डीडी है? अयान की आवाज़ धीमी थी मगर धारदार। मैं कैसे मान लूँ? सबूत क्या है तेरे पास? अब अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया देव की तरफ। तेरे सीने पर बना एक टैटू ये साबित नहीं करता। ये टैटू तो कितने लोगों के जिस्म पर देखा है मैंने। ये सुनकर देव को गुस्सा आ गया। उसे हैरत हो रही थी कि जिसके नाम से ही लोग काम पुटते हैं, लेकिन ये लड़का मुझे सामने देखने के बाद भी नहीं डर रहा है। दरअसल अयान देव को उकसा रहा था। उसे सच्चाई जाननी थी, और वो ये भी जानता था कि इस 4 दीवार के बाहर वो कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा। उसे कभी नहीं पता लग पाएगा कि उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक सीईओ की पोस्ट के लिए हुआ था, या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह थी। और देव डीडी कैसे है? सोच ले, डीडी की दुनिया में सच हमेशा तकलीफ देता है। देव ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है इसे कुछ बताने की, पीछे से सत्येंद्र ने कहा। ज़रूरत है डैड, इसे भी तो पता चले कि इसका गुनाह क्या था, देव ने कहा और अयान के आंखों में आंखें डालकर बोला।
सच ये है कि अगर तू डीडी को खत्म करने को कसम नहीं खाता तो हम तुझे एक पल को आसानी से जाने देते, लेकिन अब तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी, जेल की सलाखों के पीछे। अब तू कैद रहेगा और एक कैदी की जिंदगी बिताएगा। देव ने अपनी बात खत्म की तभी अयान ने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लाते हुए कहा, कैद नहीं, आज़ाद हूं मैं अब, इन रिश्तों से जिनके पीछे मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन बातों से वहां खड़े लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अयान सिंह अरोड़ा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये कहते हुए पुलिस ने अयान को हथकड़ी लगा दी। ये देखकर पूरे अरोड़ा परिवार के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर मायरा, वो वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें दबदबाई हुई थीं। वो अयान को देख रही थी जो अब पुलिस की गिरफ्त में था। उसके दोनों हाथों में ठंडी, सख्त और बेजुबान हथकड़ियां पड़ी थीं। मायरा हल्के कदमों से अयान के पास गई और अपने कांपते हुए हाथ अयान के सीने पर रख दिए और अपना सर अपने हाथों पर टिका दिया और फफक कर रोने लगी। अयान की आंखें नम थीं, लेकिन उसने खुद को किसी तरह समेटा। उसकी पलकों के नीचे एक टूटा हुआ सागर था और होठों पर एक मजबूर खामोशी। वो बस मायरा के सर पर हल्की सी नज़र डालता है, मानो कहना चाहता हो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। पुलिस अयान को ले जा रही थी, लेकिन उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिले थे कि क्या सिर्फ डीडी की खत्म करने की वजह से उसे ये सजा दी जा रही है, या इस पोस्ट से हटाने के लिए, या कोई और बात है। अयान को पुलिस जीप में बिठाकर ले जाया जा चुका था। पूरे अरोड़ा हाउस में एक पल को सुकून का सांस लिया गया, लेकिन उस सुकून के बीच सिर्फ एक दिल तड़प रहा था, मायरा का। अंदर हॉल में सब खामोश खड़े थे और तभी मायरा कांपते कदमों के साथ वीना के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वो घुटनों के बल झुक गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ प्लीज़ आंटी, अयान को जेल मत भेजिए। मैं जानती हूँ वो आपका बेटा नहीं है, लेकिन कभी तो था। क्या इतनी नफरत हो गई है आपको उससे कि आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? मायरा की बातों का वीना तो क्या किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा ये लोग अब इस ड्रामे से तंग आ चुके थे। मायरा कुछ और कहती इससे पहले राजीव उसकी तरफ बढ़े और बोले, मुझे नहीं पता था किस्मत मुझे ये मौका दोबारा देगी। ये कहते हुए उन्होंने मायरा का बाजू कसकर पकड़ा और मायरा को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। इस बार उसे थामने वाला कोई नहीं था। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें रुंध गईं। गिरते के बाद मायरा के बाल भी उसके आगे झुक गए थे। तभी देव की नज़र मायरा की पीठ पर पड़ी, वहीं पर हल्के नीले रंग का एक छोटा सा टैटू उसे नजर आया। ये देखकर देव हैरान हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ ये लड़की, जो अब तक उसकी नज़र में बस अयान की पत्नी थी, क्या वाकई हमारे ग्रुप की मेंबर है? रुको, ये कहकर देव आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब कठोरता थी, आंखों में संदेह और आवाज में आदेश। वो झुका और मायरा का बाजू कसकर थाम लिया। क्या तू डीडी की मेंबर है? ये सुनकर मायरा का दिल कांप गया। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि डर ने उसकी निगाहें जमीन में गड़ा दी थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, देव ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर पूरा परिवार को एक जोरदार धक्का लगा और मायरा का दिल कांप उठा। देव बेटा, ये क्या कह रहे हो? वीना ने आगे आते हुए कहा। ये लड़की अयान की पत्नी और हमारी दुश्मन है, इसे घर में रखना ठीक नहीं, सत्येंद्र ने वीना की बात में जोड़ते हुए कहा। लेकिन देव, जो मायरा का बाजू पकड़े उसे ध्यान से देख रहा था, एक पल में उसे उठाता हुआ बोला, ये हमारी मेंबर है, इसके पीठ पर डीडी का टैटू है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। मीनाक्षी दौड़ती हुई आई और मायरा के पीठ पर देखा, सच में डीडी का टैटू था। ये सही कह रहा है, मीनाक्षी ने कहा। जो भी हो, ये इस घर में नहीं रह सकती। वीना ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। बहू ठीक कह रही है, ये दुश्मन है और क्या पता ये टैटू इसने किसी मकसद के लिए बनवाया हो, शक्ति ने अपनी बहू की साइड लेते हुए कहा। और मुझे अब इसका मकसद जानना है। ये कहते हुए देव ने मायरा को जोर से खींचता हुआ अंदर लाने लगा। तभी शक्ति ने बीच में आते हुए बोला, घर के बाहर पता लगाओ इसके क्या मकसद है, और ये हमारा आखिरी फैसला है। शक्ति या कोई भी ये नहीं चाहता था कि मायरा की वजह से उन लोगों पर कोई मुसीबत आए। देव अभी घर आया था, इन्हें उसकी सबसे ज्यादा चिंता थी। देव को गुस्सा आ रहा था। उसने एक झटके से मायरा का मुंह पकड़ा और बोला, याद रखियो तेरी हर मूवमेंट पर मेरी नज़र है, और एक धक्का देकर उसे छोड़ दिया। अब अयान जेल में था और मायरा सड़क पर भटक रही थी। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इसकी खुशनसीबी थी कि देव ने इसे शक्ति के कहने पर आसानी से जाने दिया था, वरना उस घर में इसका क्या होता ये खुद भी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ देव अपने कमरे में आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो हर घुट के साथ यही सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी दरवाजे पर उसकी माँ वीना दस्तक देती है। आइए मोम, देव ने मुस्कुराते हुए कहा और एक ग्लास वीना की तरफ बढ़ा दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, या ये कहूँ कि एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ? ग्लास लेकर वीना ने काउच पर बैठते हुए कहा।
घर की क्वीन रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करती है, देव ने वीना को देखते हुए कहा, जिस पर वीना मुस्कुरा दी और आगे बोली, ठीक है ऑर्डर है, दुर्गा और उसका बेटा रानव जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। ये सुनकर देव को थोड़ा धक्का लगा। पर क्यों? देव ने सवालों भरी नज़रों से कहा, क्योंकि सालों से वो औरत मेरे पति और इस शहर पर राज कर रही है, पर अब मैं ये नहीं चाहती। ये कहते हुए वीना ने एक सीप लिया। ठीक है, अगर आप चाहती है वो बाहर ना आए तो नहीं आएंगे, देव ने अपनी माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा। दुर्गा सत्येंद्र की वाइफ थी और देव की सौतेली माँ। इतने सालों से वो सत्येंद्र और इस शहर पर राज कर रही थी, जिससे वीना को हमेशा प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। जब रानव को शहर से बाहर भेजा गया था तो सिर्फ रानव नहीं बल्कि देव भी गया था। ये दोनों अलग अलग कंट्री में रहते थे, इसलिए दिनों की कभी मुलाकात नहीं हुई, और अब जब डीडी को जेल हो गई तो उसे अपनी तख्त संभालने आना पड़ा। भले ही देव डीडी का सगा बेटा नहीं था, लेकिन बड़ा होने के नाते ये हक देव के हिस्से में चला गया, क्योंकि दुर्गा सिर्फ नाम की डीडी थी। इस माफिया ग्रुप को सत्येंद्र ही चलाते थे। इसलिए जब अयान की शादी वाले दिन उन्हें ये पता चला था कि अयान ने डीडी को जेल भेज दिया है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हें ही आया था। एक तरफ ये दिनों माँ बेटे दुर्गा को अंदर ही रखने की प्लानिंग कर रहे थे, तो दूसरी ओर सत्येंद्र और शक्ति उसे बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। पापा जी, अब देव को डीडी की पूरी ताकत मिल चुकी है, अब हम दुर्गा को आसानी से बाहर निकाल लेंगे, सत्येंद्र ने कहा, जिस पर शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, अब अयान की सारी प्रॉपर्टी भी देव के नाम हो गई है। फाइनली जिस सांप को हम इतने सालों से पाल रहे थे उसे आज हमने निकाल फेंका। ये कहते हुए शक्ति ने एक लंबी सांस ली। अब बस कल से देव बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, सत्येंद्र ने कहा। लेकिन ध्यान रहे वो अयान सिंघानिया किसी भी तरह जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, शक्ति ने अयान को जैसे ही अयान सिंघानिया कहा, सत्येंद्र की आंखों के आगे वो सब मंजर घूमने लगे जब उन्होंने अशोक सिंघानिया को बर्बाद करके सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। अयान किसी और का नहीं बल्कि अशोक सिंघानिया और पार्वती सिंघानिया के बेटा था। उस औरत को तो आज तक यही लगता है कि हमने उसके बेटे को मार दिया, लेकिन हमने उसे आज तक जिंदा रखा ताकि लीगल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सके। आखिर 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से हाथ से कैसे जाने देते? अगर जरूर पड़ती तो एक दो की जान भी ले लेते। हम जीत ही गए, अब सब हमारा है, शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अशोक के जाने के बाद दुर्गा और सत्येंद्र ने उनके बिजनेस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सब कुछ अयान के नाम पर था, इसलिए उन्हें इसे सालों तक अपना बेटा बनाकर रखना पड़ा। 30,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम जिसे कोई छह कर भी नहीं छोड़ सकता, और ये सब इन लोगों ने पैसों के लिए ही किया था। इन लोगों ने एक विल बनवाई थी जिसमें लिखा था कि अगर अयान बिजनेस के दौरान कोई ऐसी गलती करता है जिससे समाज के लोगों या किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, तब अयान से उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। इसलिए दुर्गा ने आलिया को जासूस बनाकर आयना के ऑफिस में भेजा था ताकि वो अयान को उदयपुर ले जाकर फंसा सके। इसके साथ दुर्गा अपने पति की कंपनी अरोड़ा ग्रुप पर कब्जा भी चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वीना एक न एक दिन जरूर करेगी जिससे रानव को उसके हक और इस प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाए। ये सब वो सत्येंद्र से भी छिपा कर रही थी। अयान के बार बार बताने पर भी सत्येंद्र को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दुर्गा पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते थे और ये बात वीना को फुटी आंख नहीं भाती थी। सेंट्रल जेल की अंधेरी सलाखों में जब अयान को धक्का देकर अंदर बंद किया गया, तब तक उसकी कलाई में हथकड़ी के निशान लाल पड़ चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा और जेल की दीवारों से टकराती भारी सांसों की गूंज थी, जिसमें कई सवाल थे। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि उसके असली माता पिता कौन है और उन्होंने क्यों उसे ऐसे परिवार में भेजे दिया जहां सिर्फ धोखा है। अयान का दिल बेचैन हो रहा था। उसमें अपने सुने पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली, तभी उसकी आंखों में मायरा का वो चेहरा था जिसने विदा के वक्त उसके सीने से सिर टिकाया था। लेकिन अब वो मायरा अकेली थी। इतनी रात को वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? वो यही सब सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक नाम गूंजा। हाँ, मायरा वहाँ सैफ रह सकती है, अयान ने कहा और यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने से जा रहे हवलदार पर पड़ी। तभी उसने हवलदार को आवाज़ देते हुए कहा, सुनिए प्लीज़, मुझे एक कॉल करनी है अभी, प्लीज़। हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नाक सिकोड़ते हुए तिरस्कार से बोला, यहाँ कॉल करने का कोई ड्रामा नहीं चलता, समझे? अयान ने फिर कहा, बहुत ज़रूरी है, एक बार, सिर्फ एक बार। कान बंद हैं क्या तेरे, नहीं मिलेगा फ़ोन? हवलदार चिल्लाया और वापस मुड़ गया। अयान की सांसें तेज़ हो गईं। उसने खुद को संयत रखने की कोशिश की, पर मायरा की चिंता उसके अंदर ज्वालामुखी सी फूट पड़ी। उसने झट से उस हवलदार को पीछे से पकड़ा और गर्दन को कस के दबोच लिया। दे फ़ोन, वरना ये गर्दन तोड़ दूंगा। अयान की आवाज़ ठंडी, ठोस और गुस्से से भरी थी। उस हवलदार का दम घुटने लगा। वो मदद के लिए चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी जेल के कोने से अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, छोड़ दो उसे,
ये सुनकर अयान पलटा। उसकी आंखों के सामने एक लंबा गठीला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में न डर था न नफरत, बस समझदारी और अनुभव की एक चमक। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले उसे छोड़ दो, उस आदमी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा। कौन था ये आदमी और अयान की मदद किस तरह से करेगा? अयान किसे कॉल करने वाला था? वो मायरा को कहाँ भेजने वाला था? इतनी रात को मायरा कहाँ जाएगी? क्या दुर्गा जेल से बाहर आ पाएगी? अयान को अपने माता पिता के बारे में कैसे पता चलेगा? एपिसोड 114 योर रन आई विल हैंडल एवरीवन। अयान एक हवलदार से जबरदस्ती फ़ोन मांग रहा था ताकि पार्वती को कॉल करके मायरा को उनके घर कुछ दिनों के लिए भेज सके। लेकिन उसे फ़ोन न मिलने पर उसने हवलदार की गर्दन दबोच ली। तभी किसी ने पीछे से उसे छोड़ने के लिए कहा। अयान ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने एक अधेड़ उम्र का कैदी खड़ा था। चेहरे पर खुरदुरी दाढ़ी, आंखों में रहस्यमयी ठहराव और चाल में ऐसा रौब मानो वो इस जेल का कैदी नहीं बल्कि मालिक हो। इनका नाम सज्जन था। हवलदार ने कैदी की तरफ देखा, मानो उसे पहचान गया हो, और कुछ कहे बिना वहां से हट गया। अयान थोड़ी देर उस कैदी को घूरता रहा, हैरानी और उलझन से भरा। तभी वो कैदी मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा पुराना मोबाइल फ़ोन निकाला। ले लो, उसने कहा। अयान चौंक पड़ा। तुम्हारे पास फ़ोन है, वो भी सेंट्रल जेल में? कैदी ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से कहा, हम वो कैदी हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ रहते हैं और जब चाहें बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी वक्त बर्बाद मत कर। अयान को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन इस वक्त मायरा की फिक्र उसे किसी भी सवाल से ज़्यादा ज़रूरी लगी। उसने तुरंत फ़ोन थामा और थरथराते हाथों से पार्वती का नंबर डायल करने लगा। फ़ोन की हर बीप के साथ उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं और सामने खड़ा कैदी अब एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, मानो वो अयान को जानता हो। इधर अयान ने जैसे ही पार्वती का नंबर डायल किया, उधर मायरा शहर की भीड़ से दूर एक सुनसान सड़क पर चलती चली जा रही थी। उसके कदम थके हुए थे, दिल टूटा हुआ था। हर कदम के साथ जैसे शरीर का बोझ और भारी होता जा रहा था। सड़क के किनारे आकर वह थककर जमीन पर बैठ गई। अचानक सड़क पर एक काली लग्जरी कार गुजर रही थी। तभी उस कार में बैठे शख्स की नज़र मायरा पर पड़ी। उसने एक झटके से कार मायरा के सामने रोकी। मायरा ने चौंक कर देखा, लेकिन उठने की ताकत उसमें नहीं थी। कार का दरवाज़ा खुला और एक कदावर, शालीन और बेहद रॉयल लहजे वाली औरत बाहर निकली। उसने ब्लू सिल्क की साड़ी पहनी थी, बालों में हल्का सा सिंदूरी रंग था और चेहरे पर उम्र की थकावट के साथ साथ एक रानी जैसी गरिमा थी। मायरा ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसकी धड़कन रुक गई। होठ कांपने लगे, आंखों में नमी जमा होने लगी। ये चेहरा, ये चाल, ये तो वही थी जिसे देखने की उम्मीद उसने कब की छोड़ दी थी। माँ, बस ये एक लफ्ज़ मायरा के दिल से फूटा और उसकी आंखें छलक पड़ीं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि शांति राठौड़ थी, मायरा की माँ, जो कभी अपनी जिंदगी के फैसलों में मायरा को पीछे छोड़ चुकी थी। आज इतने सालों बाद उसे इस हाल में देख अपनी आंखें फेर नहीं सकी। शांति राठौड़ कुछ पल तक बस खड़ी रही। सामने जमीन पर बैठी हुई लड़की, धूल और दर्द में लिपटी हुई, क्या वाकई उसकी वही मायरा थी जो कभी एक राजकुमारी जैसी महल में रहती थी? ये देखकर उसका दिल पिघल गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, ये क्या हाल बना रखा है, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शांति मायरा के बालों में हाथ फेरती हुई कह रही थी, लेकिन उसने झटके से उनका हाथ अपने सर से हटाया और खड़ी होती हुई बोली, आप क्यों आए हैं यहाँ? और मैं किसी भी हालत में रही, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो मुझसे, शांति ने शांति से कहा। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, बल्कि नफ़रत करती हूँ, मायरा ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। मायरा के दिल में गुस्सा आज बरकरार था। जब उसके पिता ने उसे घर से निकाला था तब शांति ने कुछ नहीं कहा था, बस शांति के साथ तमाशा देख रही थी। मैं मजबूर थी माया, अपने पति के खिलाफ जाकर कैसे तुम्हें उस घर में रोक लेती। एक औरत के लिए उसका सबसे पहले धर्म पति धर्म होता है। ठीक है तो जाए, निभाए अपना पति धर्म। ये कहते हुए मायरा वहां से जाने लगी। तभी पीछे से उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता पिछले 1 साल से कोमा में है। ये सुनकर मायरा के कदम रुक गए। वो पिघल गई और पलटी, उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वो दिन भी हुआ करते थे जब उन्होंने मायरा को अपनी बेटी जैसा पाला था। उसके हर ख्वाहिश कहने से पहले ही पूरी हो जाया करती थी। ये कैसे हुआ? मायरा ने हैरानी से पूछा। बस एक कार एक्सीडेंट से उनकी ये हालत हो गई। शायद उन्हें अपने किए पर पछतावा था जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मायरा ने पूछा, जिस पर शांति ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों कार में बैठ गई। शांति ने कार स्टॉप की ओर घर की ओर घुमा दी। मायरा आज सालों बाद घर जा रही थी और अब ये सेफ भी थी, लेकिन उधर पार्वती जी ने कॉल तो उठाया पर सिर्फ अयान की आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दी। फिर अयान के कई कॉल करने के बाद भी पार्वती ने फ़ोन नहीं उठाया।
वो यही समझती थी कि अयान अरोड़ा परिवार का बेटा है जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा? सज्जन ने पीछे से पूछा। नहीं, शायद उन्होंने आवाज़ सुनकर कॉल काट दिया, अयान ने निराश होते हुए कहा। अयान ने सज्जन को फ़ोन दिया और जाकर एक कोने में बैठ गया। सज्जन उसे हैरानी से देख रहे थे, फिर जाके उसके पास बैठ गए और बोले, तेरा जुर्म क्या है? जिस पर अयान हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने डीडी जैसी माफिया को मिटाने की कसम खाई थी और इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा भी दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे ये इनाम मिला है, अयान ने जेल की दीवारों को देखते हुए कहा। सज्जन, जिसका दिमाग डीडी के नाम से ही हिल गया था। डीडी से इतनी नफरत क्यों? सज्जन ने सवालों भरे अंदाज में पूछा। एक रात डीडी ने मुझसे मेरे सपने छीन लिए थे और मैं नहीं चाहता था कि अब वो किसी और के सपनों को बर्बाद करे। ये कहते हुए अयान की आंखों में एक चमक थी। कुछ भी हो, आखिर उसने डीडी को जेल तो करवा दी थी। वो मुंबई के लोगों पर राज करना चाहती है, अपने काली करतूतों को खुलेआम सफ़ेद करना चाहती है, मासूम लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखती है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अयान को बातों इरादों से सज्जन को किसी अपने की याद आ रही थी। तेरी आंखों, बातों और इरादों से मुझे मेरे दोस्त अशोक सिंघानिया की याद आ गई, सज्जन ने बोला। सज्जन अशोक सिंघानिया के बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन साथ ही सज्जन एक माफिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। ये बात जैसे ही अशोक तक पहुंची, उन्होंने सज्जन से दोस्ती तोड़ दी। लेकिन सज्जन के ऊपर उनके एहसान थे, जिसके लिए वो आज तक उनका नाम इज्जत से लिया करते थे। उन्होंने अशोक को डीडी से भी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनकी मदद कोई माफिया करे। लेकिन इन सब के बावजूद सज्जन ने कई बार बिना बताए अशोक की मदद की, लेकिन डीडी से उन्हें नहीं बचा पाए, और इस बात का दुख उन्हें आज भी है, और वो खुद को इसकी सज़ा यहाँ जेल में रहकर कई सालों से खुद को दे रहे हैं। अयान ने नाम पहले भी सुना था, फिर उसे वो बस्ती याद आई जहाँ से मायरा को निकाला गया था। वहाँ सिंघानिया नाम का साइन बोर्ड लगा था। अशोक सिंघानिया कौन थे? अयान ने क्यूरोसिटी से पूछा। तेरे जैसा इरादा रखने वाला, सपनों को जीने वाला और अपने शहर के लोगों का मसीहा, लेकिन डीडी और उसके पति ने उन्हें बर्बाद कर दिया। सज्जन ने एक थकी हुई आवाज़ के साथ कहा। डीडी का पति कौन है? अयान ने चौंकते हुए पूछा। सत्येंद्र सिंह अरोड़ा। ये नाम सुनकर अयान का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे अब देव की सारी बातें खुद ब खुद समझ आ रही थी कि आखिर वो मेरे किस गुनाह की बात कर रहा था। अब उसे समझ आया कि डीडी और देव के बीच क्या रिश्ता था और क्यों हर बार वो लोग डीडी की साइड लिया करते थे, क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा थे। सत्येंद्र सिंह अरोड़ा ने अशोक सिंघानिया के साथ क्या किया था? अयान ने सज्जन की तरफ मुंह करके बैठ गया, जैसे वो अब उस अधूरी कहानी को पूरा करने वाला हो। सत्येंद्र और उसकी पत्नी डीडी की नज़र उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति पर थी और वो उनके बिजनेस पर कब्जा करना चाहते थे, और उन लोगों ने कर भी लिया। सज्जन ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा। उनके परिवार में से कोई नहीं था जो डीडी से सब कुछ वापस ले सके। अयान ने पूछा। लेने वाले को तो वो अपने साथ ले गए थे, सज्जन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और खिड़की से बाहर देखते हुए आगे बोले। अशोक का एक ही बेटा था जिसे सत्येंद्र ने जबरदस्ती लीगल तरीकों से गोद ले लिया था, ताकि वो सारी संपत्ति का मालिक बन सके, और उनकी पत्नी को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। इनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अयान को आंखों से आंसुओं की एक मोटी धारा बहने लगी थी। वो जान चुका था कि वो खुद अशोक से छीना हुआ बेटा था, जो अब तक सत्येंद्र को अपना बाप समझ रहा था। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह अरोड़ा की गोद ली हुई औलाद, अयान ने कहा, जिसे सुनकर सज्जन पीछे मुड़े। ये क्या कह रहे हो? सज्जन ने हैरानी से चीखते हुए कहा। हाँ, आज सत्येंद्र सिंह अरोड़ा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और मेरा सब कुछ अपने बेटे देव सिंह अरोड़ा के नाम के दिया है। अब अयान को इसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो समझ गए कि अयान ही अशोक का बेटा है, क्योंकि वो सत्येंद्र के इस प्लेन को सालों से जानते थे। उन्हें अयान की आंखों में वही जुनून, जिद और अपने दोस्त अशोक की परछाई नजर आ रही थी, जिसे वो कभी भुला नहीं पाया था। क्या आप जानते हैं उनकी पत्नी यानी मेरी माँ अब कहाँ है? अयान ने उम्मीदों के साथ पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है, बस ये जानता हूँ कि उन्होंने डीडी के डर से शहर छोड़ दिया था। इनके जवाब ने अयान को सारी उम्मीदों को बांध दिया था। सज्जन को नहीं पता था कि अशोक को पत्नी पार्वती इसी शहर में है, क्योंकि अशोक के मरने के बाद वो खुद जेल में आ गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि पार्वती कहाँ है। कोई बात नहीं, वो जहाँ भी होंगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, अयान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पर आप कौन है और इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? अयान ने सज्जन से पूछा। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, लेकिन उन्हें मेरी दोस्ती गवारा नहीं थी, सज्जन ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे सुनकर अयान ने फौरन पूछा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक माफिया ग्रुप चलाता हूँ। ये सुनकर अयान ने उनका हाथ अपने कंधों से हटाया और बोला। फिर तो हमारी भी दोस्ती नहीं हो सकती।
इसकी बातों पर सज्जन हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। ये सुनकर अयान को खुशी हुई कि उसके ख्यालात अपने पिता के ख्यालातों से मिलते हैं। अगर वो आज जिंदा होते तो शायद अयान पर गर्व करते। बेटा, ये मुंबई है, यहाँ पर अपना दबदबा चला कर रखना पड़ता है, वरना ये लोग तुम्हें कुचल कर रख देंगे। दबदबा बनाने के लिए माफिया बनने की क्या जरूरत है? जरूरत है पुलिस, पॉलिटिशियन, सबको अपने नीचे रखने के लिए माफिया बनने की जरूरत है, सज्जन ने अयान को बीच में रोकते हुए कहा। और उन सबको अपने से नीचा दबाकर क्यों रखना है? अयान ने सवाल किया। ताकि वो लोग किसी गरीब, किसी मजबूर को परेशान न करे, उनके हालातों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए न करे, इसलिए हम जैसे माफियाओं को जन्म लेना पड़ता है। सज्जन को बात पूरी हो गई थी, लेकिन अयान जो उनके सामने हाथ फोल्ड करके खड़ा था उसे अभी बहुत कुछ कहना था। क्या आप माफिया बनकर सिर्फ लोगों की मदद करते हैं? कोई इलीगल एक्टिविटी या मर्डर, ड्रग्स, काला धंधा, इन सब में आपका कोई हाथ नहीं होता? अयान ने सज्जन की आंखों में आंखें डालकर कहा। समुद्र को नापने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, सज्जन ने कहा। मतलब आप ये सब काम करते हैं? अयान ने कहा। सज्जन ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, खौफ बनाने के लिए करना पड़ता है। इनकी बात सुनकर अयान एक पल चुप रहा, फिर बोला, एक बात कहूँ? हाँ कहो, सज्जन ने कहा। इंसान अगर चोरी करता है तो वो चोर कहलाता है, चाहे वो चोरी उसने अपनी भूख मिटाने के लिए की हो या किसी की मदद करने के लिए। चोरी चोरी ही होती है और चोरी करने पर सजा ही मिलती है। अयान की बातों ने उन्हें कन्फ्यूज्ड के दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिस तरह भूख मिटाने और मदद करने के कई तरीके होते हैं, उसी तरह माफिया ना बनकर भी लोगों की मदद की जा सकती है, अयान ने उन्हें समझाते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराए और बोले, अब तो मैं तुम्हारा डना टेस्ट न भी करवाऊं तो मुझे यकीन है कि तुम मेरे दोस्त के ही बेटे हो। खैर ये सब छोड़ो, ये सोचो कि तुम्हें अब उन लोगों से कैसे निपटना है। इनकी बातों ने अयान को गहरी सोच में डाल दिया। तभी सज्जन ने अयान के कंधे और हाथ रखा और बोले, तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा। क्या अयान यहाँ से भाग जाएगा? क्या वो सज्जन की मदद लेगा? क्या मायरा अपने घर में सेफ रहेगी? अयान खुद पर लगे हुए इल्ज़ाम कैसे हटाएगा? एपिसोड 115, एक पत्नी या लॉयर। सज्जन अयान को यहाँ से भागने का सॉल्यूशन दे रहे थे ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसे और उसके परिवार को बर्बाद किया था। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो कानून की नज़र में खुद को कभी सही साबित नहीं कर पाऊंगा, उस इल्ज़ाम से खुद को रिहा नहीं करवा पाऊंगा जो उन लोगों ने मुझ और लगाया है। आयन ने यहाँ से भागने के लिए साफ इनकार कर दिया था, जिसे सुनकर सज्जन थोड़ा चौंके और बोले, फिर क्या करोगे? इसका जवाब अयान के पास अभी नहीं था। मैं सही वक्त का इंतज़ार करूंगा, अयान ने कहा और ज़मीन पर जाकर बैठ गया। वो हाथों के घुटनों पर टिकाए सोच रहा कि अब आगे क्या करना है। एक तरफ अयान अपना अतीत जान गया तो दूसरी तरफ मायरा अपने अतीत से मिलने जा रही थी। मायरा धीरे धीरे अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ी, हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। कमरे के दरवाजे को हल्के से खोला तो सामने का मंजर उसकी रूह को झकझोर गया। उसके पिता, कभी जिनकी आवाज़ से पूरा घर गूंजता था, आज बेजान से बिस्तर पर पड़े थे। ऑक्सीजन मास्क, मशीनों की बीप की आवाज़ और उस कमरे की खामोशी मायरा के दिल को चीर रही थी। वो कांपते हुए कदमों से पास आए और बैठते ही उनके पैरों से लिपट गई। उसके होंठ थरथरा रहे थे, आंखों से बहते आंसू गालों पर लकीरें खींच रहे थे। इसी पल शांति कमरे में दाखिल हुई। वो एक पल के लिए मायरा को देखती रही और फिर उसके पास आकर नरमी से बोली, क्या तुम अपने पिता के ठीक होने तक यहाँ रह सकती हो? मायरा ने सिर उठाकर उसे देखा। शांति की आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक माँ की ममता और एक औरत की थकी हुई उम्मीद थी। शायद शांति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मायरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक तेज कटार जैसी आवाज़ आई। ये यहाँ क्या कर रही है? उस आवाज़ में नफरत, गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। मायरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक नौजवान लड़का और कोई नहीं, उसका भाई रोहित राठौड़ था। आंखों में अंगारे, चेहरे पर गुस्से की लकीरें और चाल में खून खोल देने वाली तेजी। तू किस हक से यहाँ आए है? और बिना कुछ सुने मायरा का हाथ झपट लिया और जोर से पकड़कर उसे घसीटने लगा। चली जा यहाँ से, ये घर तेरा नहीं है। रोहित, मायरा की आवाज़ टूटी हुई निकली। रोहित राठौड़ था, मायरा का भाई था, जो अब खून का रिश्ता नहीं, बस नफरत का हिसाब बराबर करना चाहता था। उसे पता था कि मायरा उसकी सगी बहन नहीं है और वो इसे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं देना चाहता था, इसलिए मायरा का यहाँ रुकना रोहित को गवारा नहीं था। रुक जाओ रोहित, शांति ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा, जिसे सुनकर उसके कदम रुक गए। जब तक तुम्हारे पिता ठीक नहीं हो जाते मायरा कहीं नहीं जाएगी, शांति ने ऑर्डर देते हुए कहा। पर मॉम, मुझे कुछ नहीं सुनना, शांति ने रोहित को बीच में रोकते हुए कहा। मायरा अपने कमरे में जाओ, शांति ने मायरा को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर वो फौरन चली गई।
मायरा यहाँ रुकना चाहती थी क्योंकि अभी फ़िलहाल उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अगले दिन अरोरा ऑफिस में चमचमाते शीशों के पीछे बैठा देव अब केवल एक इंसान नहीं, पूरी डीडी एम्पायर का मालिक और सीईओ ऑफ अरोरा कॉर्पोरेशन बन चुका था। उसके हाथों में अब न सिर्फ कागजात की फाइलें थीं, बल्कि सत्ता, कानून और डर की वो ताकत थी जिसे वो अपने तरीके से इस्तेमाल करना जानता था। अब खेल में राजा मैं हूं, देव ने अपने चमकते हुए बटन को दबाकर इंटरकॉम में कहा। कमिश्नर मालिनी त्रिपाठी का ट्रांसफर ऑर्डर रेडी है। दूसरी तरफ से जवाब आया, यस सर, पेपर साइंड एंड डिस्पैच्ड। ये सुनकर देव के उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मालिनी त्रिपाठी या कोई अयान को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। मेरे खिलाफ लड़ने वाला हर मोहरा मैं खुद गिरा दूंगा, उसने बुदबुदाया। कुछ ही घंटों में शहर भर में खबर फैल गई, कमिश्नर मालिनी त्रिपाठी का अचानक ट्रांसफर एक दूरदराज के नक्सली क्षेत्र में। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये फैसला किसके इशारे पर हुआ, लेकिन जो लोग सत्ता के गलियारों को पहचानते थे उन्हें पता था अब डीडी एम्पायर का असली शेर जाग चुका है और उसका नाम था देव। अयान जेल में और मायरा अपने घर में रहने लगे। वक्त यूं ही गुजरता गया। सुबह से शाम तक और रात के अंधेरे से सुबह के उजाले तक अयान को सिर्फ मायरा को फिक्र और सत्येंद्र और देव से उनके पापों का हिसाब लेने का ख्याल घूमता रहता। देव और सत्येंद्र की उस साजिश की जिसे उसने अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई मान लिया था। जो मेरा था मुझे वापस चाहिए, अयान हर रोज खुद से यही कहता। हर दिन वो खुद को मानसिक और भावनात्मक तौर पर मजबूत करता, जैसे उसके अंदर कोई तूफान पल रहा हो। उसे खुद से भी अब डर नहीं लगता था। जेल में रहकर उसने अपने इरादों को और भी ज्यादा नुकीला बना लिया था। जहां अयान मायरा की फिक्र और अपने हक की लड़ाई की याद में दिन गुजर रहा था, उधर वो अपने परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बीते दिनों में उसने मेहनत को और एग्जाम पास किया और अब वो फाइनली किसी केस को लड़ने के लिए तैयार थी। मायरा को याद था, उसने खुद से एक वादा किया था कि जब वो लॉयर बन जाएगी तो सबसे पहला केस अपने डाइवोर्स का लड़ेगी। मायरा अभी भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी अयान किसी और से प्यार करता है। 3 महीने बाद कोर्ट की दीवारों पर समय की खामोशी जम चुकी थी। एक लंबा अंतराल बीत चुका था। 3 महीने अयान की केस की न कोई सुनवाई हुई, न कोई पैरवी। लेकिन आज वक्त ने करवट ली थी। मायरा राठौड़ एक नई पहचान, एक नई शक्ति के साथ अदालत के गेट पर उतरी। सफ़ेद शर्ट पैंट और काले कोट के नीचे उसकी चाल में वो गरिमा थी जो एक सच्चे वकील में होती है। आंखों में विश्वास और होठों पर खामोश जिद थी। उसने हर मुश्किल से निकलकर अपना सपना पूरा कर लिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह अयान था, लेकिन इस बात को मायरा अभी पूरी तरह से नहीं मानती थी। मायरा कोर्टरूम में दाखिल हुई। जज अपनी कुर्सी पर मौजूद थे, सामने सरकारी वकील और अन्य अधिवक्ता फाइलों में उलझे हुए। तभी एक शांत लेकिन असरदार आवाज़ दरवाजे पर गूंजी। माय लॉर्ड, एडवोकेट मायरा राठौड़ ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड मिस्टर अयान सिंह अरोरा। पूरा कोर्टरूम एक पल के लिए शांत हो गया। सभी निगाहें उस नई वकील पर थीं जो पहली बार किसी केस की पैरवी कर रही थी, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसे समाज ने गुनहगार मान लिया था। मायरा अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसने जज को सम्मान दिया, फिर धीरे धीरे अपनी फाइल खोली और पूरी तहजीब से कहा, मेहरबानी करके मान्यवर, मैं अदालत से गुजारिश करती हूं कि मुझे इस मामले से जुड़े ज़रूरी कागजात पेश करने की इजाज़त दी जाए। मैं यहाँ ये साबित करने आई हूं कि श्री अयान सिंह अरोड़ा बेगुनाह हैं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो उन पर लगे झूठे इल्ज़ामों को गलत साबित करते हैं। जब मायरा अपने एग्जाम को तैयारी कर रही थी तो वो सिर्फ इम्तिहान नहीं दे रही थी बल्कि अयान का केस स्टडी कर रही थी। भले ही उसे खुद से किया हुआ वादा याद था, लेकिन वो अयान के एहसानों को भुला नहीं सकती थी। प्रोसीड मिस मायरा, जज ने परमिशन देते हुए कहा। अयान, जिसे खबर नहीं था कि उसके लिए केस कौन लड़ रहा है, हाथों में हथकड़ियों के साथ वो पुलिस को कस्टडी में आ रहा था। आखिर किसे मेरी याद गई? क्या लोग मुझे अब भी याद करते हैं? कहीं मीरा तो नहीं? अयान खुद से सवाल करते हुए अंदर दाखिल हो ही रहा था कि सामने जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसने कोर्ट में उसका नाम लिया था, उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ। मायरा। अयान की पलकें ठिठकीं, आंखें भर आई, लेकिन होठ कुछ न कह सके। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मायरा उसके लिए केस लड़ रही है। अयान को इतने टाइम से यही लग रहा था कि मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन आज उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था, क्योंकि अगर अयान अपनी बर्बादी के ठीक एक दिन पहले मायरा से शादी नहीं की हो तो वो आज उसकी पत्नी की हैसियत से शायद यहाँ न खड़ी होती। मैंने अपना वादा पूरा किया, अयान ने मन ही मन कहा। मायरा ने नज़र उठाकर अयान को देखा जो पुलिस के साथ अंदर आ रहा था। वो इसे इस हालत में देखकर ठिठक गई। उसे इस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अयान के होंठों पर मुस्कान देखकर उसका चेहरा पर हिम्मत आ गई। मायरा ने जज के सामने पेपर पेश किए और प्रोफेशनल अंदाज में बोली,
माय लॉर्ड, ये पेपर इस बात की गवाही देते हैं कि अयान सिंह अरोड़ा उदयपुर में सिर्फ बिजनेस के लिए गए थे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक सलीके से सजा हुआ सूट बूट पहने अधिवक्ता अपनी जगह से उठा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में चालाकी की चमक और चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास। ये था अमित सहगल, सत्येंद्र की ओर से खड़ा हुआ वकील। ये सिर्फ एक वकील नहीं था, वो मायरा की उम्मीदों को चुनौती देने आया था, एक साजिश का चेहरा बनकर। जब अरोड़ा परिवार को पता चला था कि कोई अयान का केस रीओपन करवा रहा है तो उन्होंने अपना वकील खड़ा कर दिया। भले ही यहाँ अरोड़ा परिवार से कोई नहीं था, लेकिन अमित का यहाँ होना काफी था। माफ कीजिएगा मान्यवर, अमित ने एक नपी तुली आवाज में कहा। इससे पहले कि अदालत कोई राय बनाए, मैं कुछ दस्तावेज पेश करना चाहता हूं जो साबित करते हैं कि मिस्टर अयान सिंह अरोड़ा इस अपराध के सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। ये कहते हुए उसने बड़े करीने से जज के सामने एक पेपर रख दिया। ये चेक हमें उन गुंडों से मिला है जिन्होंने अयान सिंह अरोड़ा के कहने पर उदयपुर में ब्लास्ट करवाया था, और इस पर उनके खुद के दस्तखत भी मौजूद हैं। जैसे ही अमित ने ये कहा, अयान को वो दिन याद आ गया जब ये चेक उसने आलिया को बचाने के लिए उन गुंडों को दिया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुठिया भींच ली। सिर्फ एक साइन किसी के जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है माय लॉर्ड, मायरा ने बुलंद आवाज में कहा। तो आप बताइए कि किसी को निर्दोष साबित करने के लिए क्या चाहिए एडवोकेट मायरा जी, अमित ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। अब मायरा को गुस्सा आ रहा था। उसने अमित की तरफ मुंह किया और बोली, अगर मैं आपके साइन धोखे से ले लूं, फिर आपको किसी केस में फंसा दूं, फिर आप यही कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ साइन किए थे। मायरा की बात सुनकर अयान समेत सभी हैरान थे। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं जो किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन कर दूं, अमित ने आवाज़ को गहराते हुए कहा। आप जरूर करोगे, वो भी जल्दी, मायरा उसे सरेआम धमकी दे रही थी। 24 साल की उम्र में वकील तो बन गई आप, लेकिन अभी तजुर्बे की बहुत ज़रूरत है आपको। जगह और वक्त को देखकर बात करना सीख लीजिए, अमित ने ताना मारते हुए कहा। अब दोनों आमने सामने बहस के मुंड में आ गए थे। तभी जज ने ऑर्डर करते हुए कहा, कोर्ट की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। ये कहते हुए जज अपनी जगह से खड़े हो गए। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी। न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख 2 दिन बाद तय की थी। पुलिस के 2 सिपाही अयान को हथकड़ी लगाकर कोर्ट रूम से बाहर ले जाने ही वाले थे कि अचानक मायरा ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी है। मेरे पास कोर्ट की अनुमति है। उसने हाथ में मौजूद परमिशन लेटर दिखाते हुए पुलिस को रोका। पुलिस रुकी, फिर मायरा के हाथ से लेटर लेकर पढ़ा और इशारे में हाँ कर दी। मायरा तेजी से अयान के पास पहुंची। वे दोनों एक कोने में कुछ पल के लिए बैठ गए। वकील के रूप में उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि वो सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी है। क्या तुम मुझे इस केस से जुड़ी बातें डिटेल्स में बता सकते हैं, कुछ ऐसा जो इस बात को साबित कर सके कि वो साइन तुमने किसी और काम के लिए किए थे? मायरा ने हाल पूछा, ना नाराजगी जताई, सीधा अपने सवाल अयान के सामने फेंक दिए। अयान, जो इसकी बात सुनकर हैरानी से इसे देख रहा था, तुम उदयपुर में उस वक्त नहीं थी, तो तुम इतना शो होकर कैसे कह सकती हो कि मैंने वो साइन किसी और काम के लिए किए थे? इतना भरोसा आखिर क्यों? अयान की बातों ने दोनों के वक्त को ठहरा दिया था। मायरा के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो सिर्फ अयान की आंखों में देखे जा रही थीं। आज 3 महीने बाद किस्मत ने दोनों को मिला दिया था। मेरे सवालों का जवाब है तुम्हारे पास। मायरा ने नज़रों को घुमाकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, ये भरोसा एक वकील की हैसियत से है या पत्नी की? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो पहले अपने सवाल के जवाब चाहता था, अब पहले कौन किसके जवाब देगा? क्या अयान मायरा को कुछ ऐसा बताएगा जिससे वो इस केस में जान डाल सके? क्या मायरा का अयान के बताए हुए काम को अंजाम दे पाएगी? अमित इस केस को जीतने के लिए किस हद तक जाएगा? क्या ये सब मायरा के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा? क्या अयान इतनी आसानी से बाहर आएगा? एपिसोड 116, मायरा इन ट्रबल। मायरा अयान से केस से रिलेटेड सवाल कर रही थी, लेकिन अयान जानना चाहता था कि वो उस पर इतना भरोसा क्यों कर रही है। अयान मायरा की आंखों में अब भी जवाब का इंतजार कर रहा था। मायरा ने एक लंबी सांस ली और पीछे कुर्सी से टिकते हुए बोली, तुम्हें पता है, जब हमारी शादी के पहले दिन ये खबर मिली थी कि मैं अपना एग्जाम दे सकती हूँ, तो मैंने खुद से एक वादा किया था। मायरा बोलते हुए रुकी। अयान भी उसकी आंखों में देख रहा था कि लॉयर बनने के बाद सबसे पहला केस अपने डाइवोर्स का लड़ूंगी, पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ये सुनकर अयान को भले ही उसके सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन वो समझ गया कि इसकी नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई है। तो फिर मुझे बचाने का केस क्यों लड़ रही हो? अयान ने सवालों भरे अंदाज में पूछा। क्या करूं, किसी के एहसानों को इतनी जल्दी भूलना मेरी फितरत में नहीं है, मायरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। वो उन दिनों को बात कर रही थी जब अयान ने उसे अपने घर में पनाह दी थी।
अब बताओ कुछ ऐसा जानते हो जो इस केस को जीतने में मदद करे, मायरा ने सीरियस टोन में पूछा। अयान कुछ कहता इससे पहले पीछे से एक हवलदार ने आकर कहा, टाइम ओवर हो गया है मैडम। ये सुनकर दोनों के चेहरे पल बाहर के लिए शांत हो गए। अयान अपनी जगह से उठा, एक नज़र मायरा को देखा और हल्के से कुछ कहा जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, फिर वो चला गया। मायरा बस उसे जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद मायरा कोर्ट की सीढ़ियां तेजी से उतरती हुई अपनी कार की ओर बढ़ी। उनके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन निगाहों में सिर्फ एक ही मकसद था, अयान को इस झूठे केस से आज़ाद कराना। वो अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठी शीशा ऊपर किया और एक्सीलेटर पर दबा दिया। मायरा के अपने घर में आने के बाद उसे सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी। मायरा की फैमिली मुंबई शहर के बड़े परिवारों में से एक थी और इनका बिजनेस भी टॉप 10 में शुमार होता था। कार के अंदर मायरा ने एक नज़र अपने फ़ोन पर डाली, फिर सामने देखकर ड्राइव करने लगी। उसके होंठ धीमे से बुदबुदा रहे थे। अयान की फैमिली मुझे इतनी आसानी से ये केस जीतने नहीं देगी। उधर कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा अमित, जो इस केस में मायरा का विरोधी वकील था, दूर जाती हुई उस कार को नज़र से जाते हुए देख रहा था। उसकी मुस्कान में हल्की सी शंका और चालाकी थी। उसने जेब से फ़ोन निकाला, कॉल लगाया और धीमे स्वर में कहा, वो निकल चुकी है, अब अगला कदम आपका है। उसकी आंखों में साजिश की एक हल्की सी परछाई थी। वो चुहिया जैसी हमारे खिलाफ जाकर अयान को बचा रही है, बहुत भारी पड़ेगा उसे। दूसरी तरफ से फ़ोन पर सत्येंद्र ने कहा, वो चुहिया ज़्यादा दिन बिल्ली के पंजे से बच नहीं पाएगी। अमित ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, चाहे कुछ हो जाए ये केस हम ही जीतेंगे, आप भरोसा रखिए। अमित ने सत्येंद्र को भरोसा दिलाते हुए कहा। सत्येंद्र और उसका परिवार का कोई मेंबर यहाँ नहीं था, लेकिन उन्हें हर मूवमेंट की खबर थी। वो किसी भी सूरत में अयान को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। सत्येंद्र आने ऑफिस में थे। वो अपने लैपटॉप में अयान की न्यूज़ खोले बैठे थे, तभी पीछे से किसी ने कहा, अब उस बेचारे से आप चाहते क्या है? हमने सब कुछ तो छीन लिया उसका। ये देव था जो अयान की बेबसी का मजाक बना रहा था। वो अपने पिता को इस तरह परेशान होता देख उनके सामने आके बैठ गया और बोला, अगर वो बाहर आ भी गया तो अब उसके पास है ही क्या जो वो हमसे टक्कर लेगा? दिमाग है उसके पास? सत्येंद्र ने लैपटॉप बंद करते हुए गुस्से में कहा। उसके दिल और दिमाग दोनों पर काबू करने की ताकत रखता हूं मैं, देव ने आंखों में नफरत लिए बोला। मायरा ने कोर्ट से निकलकर सबसे पहले काव्या के ऑफिस का रुख किया। उम्मीद थी कि काव्या कुछ मदद कर पाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि काव्या शहर से बाहर गई है। मायरा ने गहरी सांस ली और कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए अगले ठिकाने की ओर निकल पड़ी। वह दिन भर सबूतों की तलाश में इधर उधर भटकती रही। कभी किसी स्टाफ के घर जाती, यह सोचते हुए कि शायद कोई कुछ बता दे। फिर वह सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गई, जहां घंटों फुटेज खंगालती रही, लेकिन हर जगह या तो जवाब टाल दिया गया या कह दिया गया कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। सड़कें सुनसान हो चली थीं और आसमान पर अंधेरा उतर आया था। मायरा ने गाड़ी एक तरफ लगाई और स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर एक पल को आंखें मूंद लीं। शरीर थक चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये केस हर हाल में जीत के रहूंगी, मायरा ने मन ही मन कहा। एक तरफ मायरा शहर की गलियों, ऑफिसों और सुनसान बस्तियों में सबूतों के लिए भटक रही थी, तो दूसरी तरफ अयान जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा बस सोच रहा था। उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझी थीं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतना कम समय था, मैंने उससे पूछा ही नहीं कि वो अब कहाँ रह रही है और उसने ये मुकाम कैसे हासिल किया। इन 3 महीनों में उसने कितना स्ट्रगल किया होगा। वो खुद से बातें करता रहा, मानो मायरा उसकी आंखों के सामने खड़ी हो। तभी पीछे से एक भारी मगर दोस्ताना आवाज़ गूंजी। क्या हुआ, आज फिर खो गए उसके ख्यालों में? अयान पलटा तो देखा सज्जन खड़े थे। उम्र के लिहाज से वो उससे बहुत बड़े थे, सफ़ेद बाल, आंखों में सालों की थकान, लेकिन दिल के साफ और बोलचाल में बिल्कुल दोस्ताना। इन 3 महीनों में जेल की दीवारों के बीच अयान और सज्जन की गहरी दोस्ती हो गई थी। सज्जन पास आकर अयान के बगल में बैठ गए। तुम्हें पता है न, मैं अब तुम्हारे दोस्त हूँ। अयान ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, और शायद यही वजह है कि मुझे आपसे अपने मन की बातें करने में आसानी होती है। सज्जन ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाए। अरे, ये जेल की दीवारें दोस्ती बनाने के लिए ही तो मजबूर करती हैं। बाहर की दुनिया में लोग टाइम नहीं देते, यहाँ कम से कम सुनने वाला कोई तो है। अच्छा ये बताओ आज कोर्ट में क्या हुआ? सज्जन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अयान ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में थकान और बेचैनी दोनों थीं। आज कुछ खास नहीं हुआ, कोर्ट मुझे अब भी गुनहगार मानता है। और मायरा, उसने एक पल को रुककर जालियों से छनकर आती चांदनी की तरफ देखा। मायरा ने बहुत अच्छी कोशिश की मुझे बेगुनाह साबित करने की। सज्जन ध्यान से सुन रहे थे।
पिछले 3 महीनों में अयान ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। डीडी का जाल, उदयपुर ब्लास्ट का इल्ज़ाम, परिवार का धोखा और मायरा के साथ उसने की ज़बरदस्ती की शादी के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। अयान की बातों में हमेशा मायरा की फिक्र जताई थी, उसकी सुरक्षा, उसकी पढ़ाई वगैरह। सज्जन कई बार उससे पूछ चुके थे कि क्या वो मायरा से प्यार करता है, लेकिन अयान हर बार न में जवाब देता। लेकिन उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि अयान मायरा से बहुत प्यार करता है। अब अगली सुनवाई कब है? सज्जन ने पूछा। 2 दिन बाद, अयान ने सज्जन को देखते हुए बोला। उम्मीद करता हूँ इस बार तुम्हारी पत्नी जरूर कुछ ऐसा पेश करेगी कोर्ट में जिससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। सज्जन की बातों पर अयान ने एक लंबी सांस ली और कुछ नहीं कहा। रात अब गहरी हो चुकी थी। थकी हुई मायरा स्टीयरिंग पकड़े सोच रही थी कि बस अब घर पहुंचना है और थोड़ी देर आराम करना है। वो कार ड्राइव कर रही थी, अचानक उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने रियर व्यू मिरर में नज़र डाली और उसका दिल धक से रह गया। पीछे एक खुली जीप उसकी कार का पीछा कर रही थी। उसमें 8-10 लोग भरे थे, हाथों में शराब की बोतलें और हॉकी स्टिक, और सब जोर जोर से शोर मचा रहे थे। किसी ने बोतल उछाली, किसी ने हॉकी स्टिक जीप के बॉडी पर मारकर धमाका किया, मानो मायरा को डराने का खेल चल रहा हो। मायरा की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही स्पीडोमीटर ऊपर गया, पीछे वाली जीप ने भी उतनी ही रफ्तार पकड़ ली। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई घर या मदद नजर नहीं आ रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, आज डरना नहीं है, लेकिन हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिल में एक ही ख्याल था, कहीं ये लोग मुझे नुकसान कोई पहुंचाने तो नहीं आए। सड़क पर अंधेरा और सन्नाटा के बीच बस मायरा की कार और पीछे आती गुंडों की जीप की तेज रोशनी उस सुनसान रास्ते को चीर रही थी। मायरा का पूरा शरीर तनाव में था, हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए। अचानक पीछे से उन गुंडों ने मायरा की कार को जोरदार धक्का दिया। कार बुरी तरह हिल गई और मायरा का सिर हल्के से स्टीयरिंग से टकरा गया। उसने दांत भींचते हुए तुरंत एक्सेलरेटर दबा दिया। तभी फिर दूसरा धक्का और भी जोर का दिया। कार के पीछे का हिस्सा झटका खाकर हिल गया और मायरा की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भर आया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, किसी भी हाल में नहीं। पीछे से गुंडे शराब की बोतलें लहराते हुए चिल्लाए, भाग ले, जितना भाग सकती है, हमसे बच नहीं पाएगी। तीसरा और चौथा धक्का लगातार लगा, जिससे कार बुरी तरह हिल गई। मायरा का कंधा दरवाजे से टकराया और माथे पर हल्की चोट लग गई। दर्द की लकीर उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और स्पीड और बढ़ा दी। कार रात के अंधेरे को चीरते हुए भागी जा रही थी और पीछे से गुंडों की आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। तू हमसे नहीं बच पाएगी, सुन रही है ना, नहीं बच पाएगी। मायरा की आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, बस किसी तरह सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। मायरा की कार कई बार झटके खा चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अचानक पीछे से आखिरी और सबसे जोरदार धक्का लगा और अब कार ने संतुलन खो दिया और सड़क से फिसलते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा गई। धड़ाम! सड़क पर धूल और टूटे शीशे बिखर गए। मायरा का शरीर झटका खाकर आगे झुका और स्टीयरिंग से टकराया। वो दरवाज़ा खुलते ही ज़मीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बह रहा था, सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने कोशिश की उठने की, लेकिन हाथ पैर जैसे साथ छोड़ चुके थे। अब क्या करूं? उसने आंखें बंद करते हुए सोचा। तभी पीछे से जीप रुकने की चीखती हुई आवाज़ आई। 8-10 गुंडे शराब की बदबू और गंदी हंसी के साथ जीप से उतरे। उनकी आंखों में हवस और चेहरों पर घिनौनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मायरा की तरफ बढ़ रहे थे। सिर्फ 10 कदम की दूरी बची थी। हर कदम के साथ उनकी चप्पलों की आवाज़ और मायरा के दिल की धड़कन साथ साथ गूंज रही थी। मायरा ज़मीन पर पड़ी थी, आंखों में डर और दिल में घबराहट थी। मायरा को बचाने कौन आएगा? अयान अब भी जेल में है, वो मायरा की मदद किस तरह करेगा? क्या मायरा की ज़िंदगी में कोई नया शख्स आने वाला है, या फिर वो आज इस मुसीबत से खुद ही निपट लेगी? पर कैसे? 2 दिन बाद वो कोर्ट में क्या पेश करने वाली है? एपिसोड 117 अयान इज रिलीज्ड। मायरा घर जा रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और मायरा की कार का एक्सीडेंट हो गया। वो ज़मीन पर पड़ी थी और वो गुंडे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मायरा अब भी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था, सांसें भारी थीं और पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। गुंडों के कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए और भी डरावने लग रहे थे। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने जैसे तैसे अपने कांपते हाथ से अपनी जेब टटोली और मोबाइल फ़ोन निकालने में सफल हुई। उंगलियां कांप रही थीं, पर दिमाग अब भी काम कर रहा था। सोच मायरा, अगर अब हार मान ली तो सब खत्म। उसने फ़ोन खोला और तुरंत पुलिस सायरन की टोन प्ले कर दी।
क्योंकि वो जानती थी जब तक पुलिस आएगी तब तक ये गुंडे उसका काम निपटा चुके होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस देर से आती है ना। रात के सन्नाटे में तेज सायरन की आवाज़ गूंज उठी। पों पों, वून वून, गुंडों के कान खड़े हो गए। उन्होंने अंधेरे में इधर उधर देखा और घबराहट में एक दूसरे से कहा, अरे पुलिस। सायरन की आवाज़ सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रात की खामोशी में अचानक ये आवाज़ मानो आसमान से गिरी आफ लग रही थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि आवाज़ फ़ोन से आ रही है या सचमुच पुलिस आ गई है। भागो, पकड़े गए तो सीधा अंदर जाएंगे, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल सब गुंडे अपनी जीप में कूदे और टायरों की चीख के साथ वहां से भाग निकले। धूल उड़ गई और सड़क फिर से सुनसान हो गई। मायरा वहीं पड़ी रही, थकी और दर्द में, लेकिन उसकी आंखों में राहत की एक हल्की चमक थी। कम से कम आज जान तो बच गई, मायरा ने खुद से कहा। मायरा लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंची। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। डाइनिंग टेबल पर रोहित और शांति खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने गेट से आती मायरा को देखा। इस हालत में देखकर दोनों हैरान रह गए। मायरा, ये क्या हालत बना रखी? शांति ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। लेकिन रोहित, जो प्लेट में खाना और चेहरे पर वही पुराना ताना देने वाला भाव लेकर बैठा था, उसने गुस्से से कहा, देखा मम्मी, आज आपकी बेटी फिर कहीं कुछ करके आ गई है। कितनी बार कहा है इसे यहाँ मत रखिए, ये बस घर की बदनामी बढ़ाएगी। शांति राठौर ने धीमी सांस ली। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन रोहित के शब्दों में जहर भर गया था। रोहित, चुप रहो, उन्होंने धीरे से कहा, पर उनके शब्दों में अब वो सख्ती नहीं थी जो मायरा के लिए ढाल बन सके। मायरा चुपचाप सब सुनती रही। इन 3 महीनों में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब रोहित ने उसे मुफ्त की रोटियां खाने वाली न कहा हो। हर बार की तरह आज भी उसके अंदर दर्द और गुस्सा उमड़ा, पर होठों पर बस चुप्पी रही। उसने बिना कुछ कहे, बिना खाना खाए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो बिस्तर पर बैठ गई। भूख उसकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि वो रोहित की वजह से भूखी सो रही थी। बस इस बार फर्क इतना था कि आज शरीर पर चोट और दिल में अपमान दोनों साथ थे। 2 दिन बाद अगली सुनवाई के लिए मायरा कोर्ट पहुंच चुकी थी। अदालत की सीढ़ियों पर भीड़, अंदर फाइलों की खड़खड़ाहट और जज के आने से पहले का शोर उमड़ रहा था। अदालत की बिछी हुई कुर्सियों पर दोनों पक्ष तैयार खड़े थे। एक तरफ मायरा, सिर पर साफ सुथरी सफ़ेद पट्टी बंधी हुई, चेहरे पर थकान और दर्द छुपाने की नाकाम कोशिश। वो फाइलें सीने से लगाए खड़ी थी, जैसे उसके हाथ कुछ बड़ा लगा हो। दूसरी तरफ अमित, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा, हाथ में मोटी फाइल और आंखों में चालाकी की चमक। तभी पुलिस अयान को अंदर लेकर आए। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और चेहरा हमेशा की तरह शांत, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मायरा पर पड़ी, उसकी सांस अटक गई। सिर पर बंधी पट्टी, चेहरे पर हल्की खरोंच, ये नज़ारा उसकी आंखों में आग भर गया। उसने अपने होंठ भींच लिए, जबड़ा कस गया। अयान ने एक पल को आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जिसने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मायरा की ये हालत देखकर अयान को शक नहीं, यकीन था कि उसे ये तकलीफ मेरे किसी दुश्मन ने ही दी है। मायरा, जो अयान से नज़र चुरा रही थी, उसे अंदर आते महसूस तो किया और देखा नहीं, जैसे अपने दर्द को छुपाकर बस अपने वकील वाले किरदार में डूब गई हो। फिर अदालत की घंटी बजी और माहौल में सन्नाटा छा गया। जज ने अपनी सीट ली और आवाज़ गूंजी, केस नंबर 108, उदयपुर ब्लास्ट और अवैध कब्जा मामला, सुनवाई शुरू की जाए। मायरा और अमित अपनी अपनी जगह खड़े थे। अमित ने पहला हमला बोला, योर ऑनर, आरोपी अयान सिंह अरोड़ा पर सारे सबूत साफ तौर पर इशारा करते हैं कि उदयपुर में ब्लास्ट उसी की योजना थी। पुलिस जांच, जमीन के कागजात और ब्लास्ट के बाद की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब इसे गुनहगार साबित करती है। मायरा ने आत्मविश्वास से कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सारे तथाकथित सबूत महज दिखावे के हैं। ना तो कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही कोई फुटेज जो साफ तौर पर मेरे मुवक्किल को गुनहगार साबित करे। अमित मुस्कुराया और तीखे लहजे में बोला, मेरी काबिल दोस्त, ये दलीलें कोर्ट में नहीं चलती। आपके पास सबूत नहीं है और बिना सबूत के ये महज कहानियां हैं। मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, सब्र रखिए, सबूत भी आएगा और गवाह भी। जज ने बीच में टोका, एडवोकेट मायरा, क्या आपके पास कोई प्रत्यक्ष गवाह है? मायरा ने गहरी सांस ली और बोली, यस योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करती हूं कि मुझे एक खास गवाह को बुलाने की अनुमति दी जाए। वो शख्स उस रात, उदयपुर की ब्लास्ट वाली रात, अयान सिंह अरोड़ा के साथ मौजूद था। उसका नाम है आलिया। ये नाम सुनकर अयान के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर तुमने उसे ढूंढ ही लिया, अयान ने मन ही मन कहा। अयान ने हो आलिया का पता मायरा को बताया था।
जब अयान ने हॉस्पिटल में स्क्रीन पर सत्येंद्र की बातें सुनी थी तो आलिया को हॉस्पिटल से निकलवा कर दूसरे शहर भेज दिया था, क्योंकि वो जानता था कि शायद वो उसके लिए गवाह बनेगी, और यही हुआ। आलिया का नाम सुनकर अमित के शरीर में एक बिल्जी सी कौंध गई। उसे पता था कि आलिया अगर यहाँ आई तो शायद सारा सच उगल देगी। अमित की भौहें चढ़ गईं और वो बुलंद आवाज में बोला, योर ऑनर, ये गवाह भरोसेमंद नहीं है। ये वही महिला है जो। जज ने हाथ उठाकर रोका। चुप रहिए, परमिशन है, जज ने कहा। जैसे ही जज ने परमिशन दी, मायरा ने आलिया को बुलवाया, लेकिन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। वो नहीं आई। मायरा की आंखें लगातार गेट पर टिकी थीं। उसकी उम्मीद थी कि आलिया अभी आएगी, लेकिन मिनट दर मिनट उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिर पर बंधी सफ़ेद पट्टी से बहती हल्की पसीने की बूंदें उसके डर को और साफ कर रही थीं। अयान की निगाहें भी बस गेट पर टिकी थी। उसे डर था कि कहीं देव या सत्येंद्र ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। तभी अमित ने मौका देखकर तंज कसते हुए मायरा से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, आपको अभी तजुर्बे की बहुत ज़रूरत है। एक ही दिन में सर फुलवाकर आ गई। अगर शांति से बैठकर बात की होती तो शायद ये नहीं होता। उसके शब्द मायरा के दिल में चुभ गए। तो ये हमला आपने करवाया था? मायरा ने धीरे से पूछा। नहीं, आपकी हरकतों ने, अमित ने जवाब दिया। अब अमित जज की तरफ मुड़ा और बोला, योर ऑनर, ये कोर्ट का सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। गवाह आया ही नहीं, इसलिए अगली कार्रवाई शुरू की जाए। जज ने सिर हिलाया ही था कि अचानक गेट पर दस्तक गूंजी। पूरे कोर्टरूम में हलचल मच गई। दरवाज़ा खुला और आलिया अंदर आए। हल्के कदमों से, चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। आलिया की मौजूदगी ने मायरा और अयान दोनों को एक लंबी राहत की सांस ली। लेकिन अयान को अब भी थोड़ा डर था आलिया से कि आज ये मुझे किसी तरह का धोखा तो नहीं देगी। अदालत में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सन्नाटा ऐसा कि जैसे हर दीवार के कान बन गए हो। आलिया गवाह के कटघरे में खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखों में डर और शर्म मिली हुई। मायरा ने नर्म लहजे में पूछा, आलिया, उस रात उदयपुर में क्या हुआ था? सच सच बताओ। आलिया ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, उस रात, अयान सर, जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे बचाने के लिए उन गुंडों को चेक दिया था। मैं उनके साथ थी। वो गुंडे हमें घेर चुके थे और चेक की फोटो लेकर हमें फिर से ब्लैकमेल करने लगे। हम जैसे तैसे वहां से निकले, लेकिन अयान सर ने ब्लास्ट नहीं करवाया था। ये सुनकर कोर्टरूम में हलचल मच गई। पीछे बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। थैंक गॉड, अयान ने आलिया के बयान पर खुद से कहा। लेकिन अमित, जिसे ये सब हजम नहीं हो रहा था, उसे कुछ भी करके बात अगली सुनवाई तक पहुंचनी थी, ताकि इन दिनों वो इन दोनों लड़कियों का कुछ कह सके। तो फिर बताए, उन गुंडों ने आपको किडनैप क्यों किया था? अमित ने आलिया के सामने आते हुए कहा। आलिया की नज़रें नीचे झुक गईं। वो खामोश हो गई। वो यहाँ ये तो नहीं बता सकती थी कि उसने ये काम खुद करवाया था, इससे केस और पेचीदा हो जाता। लेकिन आलिया की खामोशी से अयान की भौहें सिकुड़ गईं। ये दीदी का नाम क्यों नहीं ले रही? उसके दिल में सवाल उठे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी मायरा ने आलिया को हल्का सा इशारा किया, जिसे अयान ने देख लिया था। आलिया ने उस इशारे को समझते हुए चुपचाप अपनी गवाही पूरी की था और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कर क्या रही है। ये सिर्फ अयान को बाहर निकालना चाहती थी, न कि दीदी के केस को खरोदना। कोर्टरूम का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। जज ने फाइल बंद की और गूंजती हुई आवाज में कहा, सारे तथ्यों और गवाह की गवाही को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अयान सिंह अरोड़ा पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। ये सुनकर अयान की आंखें बंद हो गईं। 3 महीने का बोझ मानो दिल से उतर गया। मायरा ने राहत की सांस ली। फाइनली उसने अपना पहला केस जीत लिया। और अयान ने पहली बार मायरा की तरफ देखा। उस नज़र में उसके एहसान झलक रहे थे। अयान अदालत के बड़े गेट से बाहर निकला। 3 महीने की जेल, कई सुनवाइयां और अंतहीन तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन आज उसकी चाल में आज़ादी की हल्की राहत थी। तभी सामने, भीड़ के उस पार पीले रंग की ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। सूरज की रोशनी उसकी ड्रेस पर पड़कर और भी चमक रही थी। वो मीरा थी। जैसे ही उसकी नज़र अयान पर पड़ी, वो अपने आंसुओं को रोक न सकी। कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए और अगले ही पल उसने अयान को कसकर गले लगा लिया। मीरा के कंधे कांप रहे थे और उसकी सिसकियां अयान के दिल में उतर रही थीं। अयान, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अयान कुछ सेकंड के लिए बस चुप रहा। उसके हाथ धीरे से मीरा की पीठ तक गए, फिर रुक गए, लेकिन वो अपने प्यार को अभी भी भुला नहीं पाया था। मायरा उसकी पत्नी थी, लेकिन दोनों में प्यार नाम की कोई जगह नहीं थी। मीरा को देखकर 3 महीने का सारा गुस्सा, दर्द और अकेलापन मानो उस आलिंगन में पिघल गया। अयान की आंखें बंद थीं।
वो पल ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो, भीड़, शोर, सड़क, सब गायब, बस वो दोनों और उनके बीच का अधूरा प्यार मौजूद था। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, मीरा ने बुदबुदाया, लेकिन मायरा जिसने दोनों को साथ देख लिया था उसने ये देखकर फौरन मुंह घुमा लिया और गुस्से से मुट्ठियां बंद कर ली। क्या मायरा अयान और मीरा को अलग कर देगी, या फिर खुद इनके रास्ते से हट जाएगी? अयान अब कहाँ रहेगा? वो किसके साथ जाएगा, मीरा या मायरा? क्या होगा जब अरोड़ा फैमिली की अयान के बाहर आने की खबर मिलेगी? अयान अब इन लोगों से कैसे निपटेगा? एपिसोड 118 प्रूव द मैरिज। अयान जैसे ही बाहर निकला मीरा ने उसे गले लगा लिया। वहीं मायरा ने इन दोनों को साथ देख लिया था। मुझे अब तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, मीरा ने रोते हुए कहा। मीरा अब ये मुमकिन नहीं है, अयान ने खुद से मीरा को अलग करते हुए कहा। मीरा हैरानी से उसे देख रही थी। ऐसा नहीं था कि आज अयान के छूट जाने से मीरा अचानक यहाँ आ गई थी। इन 3 महीनों में उसने भी काफ़ी कोशिश की थी कि वो अयान को बाहर निकाल सके, लेकिन वो अरोड़ा परिवार से नहीं जीत पाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और अब तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? मीरा ने अयान की आंखों में देखते हुए कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कैसे फिक्र न करूं? अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे, मीरा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। 2 महीने में पहले मामा जी चल बसे और मामी भी अपने मायके शिफ्ट हो गई है, मैं अकेली पड़ गई हूँ अयान, बिल्कुल अकेली। प्लीज़ मेरे साथ रहकर इस अकेलेपन को दूर कर दो। ये सुनकर आयना को धक्का लगा। मीरा के मामा के गुजर जाने के बाद उसकी मामी लीला अपने मायके में शिफ्ट हो गई थी और मीरा भी एक विला खरीदकर वहां रह रही थी। लेकिन उसे खालीपन हमेशा काटने को दौड़ता था। ऐसे में वो चाहती थी कि अयान उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। मीरा, मेरी शादी हो चुकी है, याद है न तुम्हें? अयान ने उसे याद दिलाते हुए कहा। एक दिन की शादी के क्या मायने हैं? और अगर हुई है तो टूट भी सकती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या जो तुमने दूसरे दिन ही शादी कर ली। मीरा ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। अयान ने उसे अब तक मायरा से शादी की वजह नहीं बताई थी। मीरा, क्या उसने किसी को सच नहीं बताया था? यहाँ तक कि मायरा को भी ये सच नहीं पता था। छोड़ दो उस लड़की को, मीरा ने अंत में कहा। मैं नहीं छोड़ सकता, अयान ने फौरन कहा। क्यों? मीरा ने सवाल किया। इसका जवाब अयान के पास नहीं था, लेकिन वो उसे आगे समझाता। इससे पहले उसकी नज़र कोर्ट से बाहर निकलती आलिया पर पड़ी और वो मीरा को बाय बोलकर जल्दी से चला गया। अयान रुको, मीरा ने कहा, पर अयान ने अनसुना कर दिया। आलिया रुको, अयान ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा। आलिया रुकी। उसने अयान की देखा तो एक पल को ठहर गई। उसकी आंखों में एक पछतावा था, वो अपने किए के लिए शर्मिंदा थी और अयान से माफ़ी मांगने चाहती थी। लेकिन जब उसे होश आया था तब तक अयान जेल में पहुंच गया था और आज उसे अयान की मदद करने का मौका मिला तो वो खुद को रोक न सकी और मायरा के साथ यहाँ आ गई। तुमने कोर्ट में दीदी का नाम क्यों नहीं लिया? अयान ने आलिया के सामने आते हुए पूछा। आई एम सॉरी, आलिया ने जवाब में कहा, जिसे सुनकर आयना ने दोबारा अपनी बात दोहराई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, दीदी का नाम क्यों नहीं लिया? मैं बताती हूँ, पूछे से मायरा ने कहा और अयान के सामने आ गई। उसने अपने बैग से एक टिकट निकाली और आलिया को बढ़ाती हुई बोली, तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकती हो, और हाँ, जब पहुँच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। आलिया ने बिना कुछ कहे टिकट पकड़े और मायरा को गले लगाकर बोली, थैंक्स मायरा, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका देने के लिए, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जब मायरा अयान के विला में थी, इसकी खबर आलिया ने ही दीदी को दी थी, जिसकी वजह से मायरा को दीदी और रानव जैसे राक्षस को झेलना पड़ा था। आलिया अब जा चुकी थी, लेकिन अयान को जवाब नहीं मिला था। बताओ अब? आलिया बहुत मुश्किल से दीदी ग्रुप से बाहर निकली है। मैं नहीं चाहती थी कि दीदी के खिलाफ गवाही की वजह से उसे वो लोग फिर से कोई पनिशमेंट दे या वापस ज्वाइन करने के लिए मजबूर करे। दीदी की जगह अब देव सिंह अरोड़ा ने ले ली है, याद है न तुम्हें? मायरा की बात सुनकर अयान ने आह भरी और बोला, मतलब देव के डर से उसने दीदी का नाम नहीं लिया? हाँ, ये कहकर मायरा वहां से चली गई। अयान ने उसे नहीं रोका, बस उसे जाते हुए देखता रहा। काफी देर तक अयान वही खड़ा था। अदालत का गेट अब लगभग खाली था। मीडिया और भीड़ दूर जा चुकी थी, बस ठंडी हवा और सड़क की हल्की हल्की आवाज़ें रह गई थीं। अयान वहीं खड़ा था, दोनों हाथ जेब में, निगाहें कहीं दूर टिकाए। उसके दिमाग में एक साथ कई तूफान चल रहे थे। अब जाना कहाँ है? क्या करना है? देव और सत्येंद्र को उनके किए की सज़ा कैसे देनी? अपना हक कैसे वापस लेना है? अपनी माँ को कैसे ढूंढना है? वो कहाँ होंगी? वो इन सवालों में उलझा खड़ा था, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। ब्रेक की हल्की आवाज़ के साथ धूल हवा में उड़ी। ड्राइविंग सीट पर मायरा बैठी थी, चेहरा सख्त, आंखों में वो ठंडापन जो सिर्फ नफरत से आता है।
खिड़की नीचे करते हुए उसने बिना किसी भूमिका के बस कहा, बैठ जाओ। अयान ने एक पल उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्यों। मायरा ने निगाहें फेर ली, उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसे अयान से भले ही नफरत थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अभी फिलहाल उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, और इसे यहाँ ऐसे छोड़ना मतलब दुश्मनों के हवाले करना। यही सब सोचकर वो इस अपने घर ले जा रही थी। कोई जवाब न मिलने पर अयान ने गहरी सांस ली, नजरें पल भर आसमान की तरफ उठाईं, फिर दरवाज़ा खोलकर धीरे से कार में बैठ गया। कार आगे बढ़ी, लेकिन अंदर का माहौल काफ़ी भारी था, जहां नफरत भी थी और एक अजीब सा अनकहा रिश्ता भी, जिससे दोनों चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर में कार विला के बड़े गेट पर आकर रुकी। सुनहरी लाइट्स में चमकते राठौड़ विला के बोर्ड पर अयान की नज़र पड़ी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, ये किसका घर है? मायरा ने बिना उसकी तरफ देखे सीधी निगाहें सामने रखते हुए कहा, नाम तो नजर आ ही रहा है। अयान की आंखें बोर्ड पर गईं और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वो समझ गया था कि ये मायरा का घर है, लेकिन वो यहाँ कैसे, ये उसे नहीं पता था। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कहते हुए अयान ने दरवाज़ा खोला और बाहर उतर आया। मैं अब यही रहती हूँ, मायरा ने जवाब दिया। पर क्यों? तुम्हारे परिवार ने तो तुम्हें घर से निकाला था, तुमने यही बताया था मुझे, अयान ने कन्फ्यूज्ड होते हुए पूछा। हाँ ये सच है, पर अभी मेरे पिता कोमा में है और मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, मायरा ने कहा और अंदर जाने लगी। तभी अयान ने पीछे से कहा, पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया था। किया तो तुम्हारे परिवार वालों ने भी है तुम्हारे साथ, मायरा ने झट से जवाब दिया, जिस पर अयान चुप हो गया। एक बात का ध्यान रखना, जो मैं अंदर कहूँ उसके बीच में आकर मत कह देना कि मायरा झूठ बोल रही है। जैसे ही तुम्हारे रहने का अरेंज हो जाएगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाना, मायरा ने अयान को समझाते हुए कहा। अयान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो बस यही सोच रहा था कि ये घर वालों से क्या झूठ बोलने वाली है। अब दोनों भारी कदमों से विला के अंदर दाखिल हुए। अंदर की सजावट भव्य थी, संगमरमर की फर्श, दीवारों पर सुनहरे फ्रेम और हल्की चंदन की खुशबू। हॉल में शांति राठौड़ सोफे पर बैठी थी और पास ही रोहित कुछ कागज देख रहा था। दोनों की नज़र जैसे ही दरवाजे पर गई, उनकी आंखों में हैरानी उतर आई। शांति ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये कौन है? मायरा ने सीधा जवाब दिया, ये मेरे हस्बैंड हैं। ये सुनकर रोहित अपनी जगह खड़ा हो गया। एक पल को पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रोहित ने मां की तरफ देखा, फिर मायरा की तरफ, जैसे उसने अभी कोई अविश्वसनीय बात कह दी हो। शांति ने आगे बढ़ते हुए आवाज में सख्ती मिलाकर पूछा, तुमने शादी कब की? मायरा ने अपनी शादी की बात घर में किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो इसे तोड़ना चाहती थी, लेकिन हालातों ने इसे सच बताने पर मजबूर कर दिया। मैंने अयान से 3 महीने पहले ही शादी की थी, मायरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा। अब उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। ये हक उसके परिवार वाले उसे घर से निकालने के बाद खो चुके थे। लेकिन रोहित की ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने आगे आते हुए बोला, ये तुम्हारा पति है, हम कैसे मान लें, और इसे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा न, ये पति है मेरा और ये कुछ टाइम के लिए यही रहेगा, मायरा ने रोहित की आंखों में देखते हुए बोला, जिस पर रोहित को गुस्सा आ गया। तुम्हारा मतलब ये लड़का हमारे घर जमाई बनकर रहेगा? अयान को ये शब्द थोड़ा अजीब लगा। ऐसा नहीं था कि वो इसका मतलब नहीं जानता था, लेकिन उसे ये बात बहुत खटक रही थी कि क्या वाकई अब वो इस घर में जमाई की हैसियत से रहने वाला था। जो समझो, मायरा ने कहा। ऐसे कैसे? रोहित ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, शांति ने बीच में आते हुए बोला और मायरा के पास गई और इत्मीनान से पूछा, बेटा ये सब क्या है? अचानक शादी और फिर ये यहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लड़के के माता पिता कौन है? क्या करता है? उद्धरण चिन्ह। मायरा अब थोड़ा शांत थी, उसने शांति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स मम्मी। अयान 3 महीने से बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर था, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो जैसे ही वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मैं खुद उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। अयान ये सुनकर पूरी तरह हैरान था, मायरा इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। लेकिन उसने अंदर आने से पहले हो अयान को वार्न कर दिया था कि वो उसके बीच में न बोले। शांति अब थोड़ा शांत हो गई थी। उन्होंने अयान की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे है। रोहित ने शांति को बीच में रोकते हुए कहा और अयान के सामने आकर कहा, मुझे तुम्हारी डिटेल्स चाहिए, तुम्हारे बिजनेस की डिटेल्स। और वो कहता हुआ रुका, फिर मायरा की तरफ देखते हुए बोला, और तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट भी। अयान ने हल्की सी भौं उठाकर उसकी तरफ देखा। मायरा की सांसें थम गई, क्योंकि शादी के पेपर तो उस रात अयान के घर पर ही रह गए थे। रोहित हॉल के बीचों बीच खड़ा था, चेहरे पर खुला शक, हाथ सीने पर बांधे हुए बोला, मम्मी ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं करता।
अगर सच में तुम मायरा के पति, तो शादी के पेपर्स और अपनी डिटेल्स दिखाओ, आईडी, बैकग्राउंड और सबसे जरूरी बिजनेस प्रोफाइल। इसकी बातों से हॉल में एक पल को खामोशी छा गई। शांति ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन रोहित की आंखों में जो जिद थी, उसने उन्हें रोक दिया। क्या होने वाला है अब? रोहित बिना सबूत के इन्हें यहाँ रहने देगा? क्या अयान मायरा अपनी शादी को प्रूफ कर पाएंगे? अयान अपनी डिटेल्स क्या देने वाला था? क्या होगा जब सच सबके सामने आएगा? एपिसोड 119। हमराज। मायरा अयान को अपने घर ले आई थी और उसकी शादी का सच भी सबके सामने आ गया था, लेकिन रोहित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो जिद पर अड़ा था कि मायरा और अयान के शादी के पेपर दिए बिना वो अयान को यहाँ नहीं रहने देगा। मायरा, मुझे इसके बिजनेस की डिटेल्स चेक करनी है। तुम कह रही हो कि नुकसान हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि मामला क्या है। रोहित ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। मायरा ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। अब चेहरे पर न गुस्सा न हैरानी, बस एक ठंडी मुस्कान। तुम्हें देखना है, ठीक है। ये कहते हुए उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और रोहित को पकड़ा दी। फाइल में बिजनेस के नकली डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट शीट्स और क्लाइंट डिटेल्स बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से तैयार थे। लो, जितना देखना है देख लो। अयान ये देखकर शॉक्ड था। उसे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि मायरा ने पहले से ये सब रेडी कर रखा था। असल में मायरा को पहले से अंदाजा था कि रोहित बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। वो इतनी आसानी से अयान को यहाँ रहने नहीं देगा, इसलिए उसने ये कागज़ पहले ही तैयार कर रखे थे, बिल्कुल असली जैसे, ताकि कोई शक न करे। आखिर वो अब एक वकील थी और वक्त पड़ने पर झूठ को सच की शक्ल देना जानती थी। रोहित ने फाइल खोलकर सरसरी नज़र डाली, लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये तो ठीक है, लेकिन शादी के पेपर्स वो कहाँ हैं? रोहित ने मायरा को देखते हुए बोला। लेकिन अब मायरा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि रोहित उससे शादी का सबूत मांगेगा, इसलिए उसने अपनी शादी के पेपर दोबारा नहीं बनवाए थे। अयान ने उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो अब बताओ क्या करोगे। रोहित के सवाल पर माहौल और भारी हो गया था। मायरा चुप खड़ी थी और अयान की नज़रें बस उस पर टिकी थीं। शांति हल्का सा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक भारी और रौबदार आवाज़ गूंजी। बस बहुत हो गया, रोहित। सभी की नज़रें उस ओर मुड़ीं। सामने से आ रहे थे रमन राठौर, मायरा के चाचा। हर बार मायरा की साइड लेने वाले इन्होंने शादी नहीं की थी, और वो मायरा को ही अपनी बेटी मानते थे। जब उसके पिता ने मायरा को घर से निकाला था तो रमन ने कई कोशिश की थी कि वो उसे गोद ले लेकिन अपने बड़े भाई की बात को नहीं काट सके। वो नहीं चाहते थे कि मायरा इस घर में रहे, इसलिए रमन ने भी खामोशी ओढ़ ली। लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखों में एक तेज जो कमरे का माहौल बदल दे। वो सीधा आगे बढ़े, रोहित के पास आकर बोले, ये घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। अपनी ये पूछताछ अब बंद करो। रोहित ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन चाचा, मुझे तो इसकी। रमन ने हाथ उठाकर रोक दिया। मायरा के पिता के बाद रमन ही कंपनी को चलाते थे और रोहित इन्हें फॉलो किया करता था, इसलिए इनकी कोई बात नहीं टाल सकता था। मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। मायरा ने कहा है कि अगर उसकी शादी इस लड़के से हुई है तो मतलब हुई है, और ये कह रही है कि उसका पति यहाँ रहेगा तो रहेगा। रमन कहकर मायरा को और मुने और हल्की सी मुस्कान दी और अयान की ओर देखते हुए बोले, ये अब हमारे घर का मेहमान है और दामाद भी, और जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। अयान ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान झलक उठा। ये पहले शख्स थे जिन्होंने इस घर में उसे खुले तौर पर स्वीकार किया था। रोहित चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में ये साफ था कि ये मामला वो यहीं खत्म नहीं करेगा। एक्सक्यूज़ मी, मायरा ने कहा और तेजी से अपने कमरे में चली गई। रमन अयान को अपने साथ ले गए। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रमन ने एक घर के एक सर्वेंट से अयान को मायरा के कमरे तक ले जाने के लिए कहा। अयान मायरा के कमरे में कदम रखते ही चारों तरफ देखने लगा। मायरा का कमरा काफ़ी बड़ा था। दीवारों पर हल्के क्रीम रंग का पेंट, एक तरफ बड़े खिड़की के पास हल्के नीले पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक क्वीन साइज बेड था, जिस पर सफ़ेद चादर और हल्के ग्रे कुशन रखे थे। कोने में एक वुडन ड्रेसिंग टेबल थी, जिस पर कुछ किताबें, एक छोटा लैंप और फाइलों का ढेर पड़ा था, शायद उसकी लॉ प्रैक्टिस की तैयारी के सबूत। दीवार पर एक शेल्फ थी जिसमें लॉ बुक्स, केस फाइल्स और कुछ पुरानी फोटो फ्रेम में जड़ी हुई थीं। अयान थक गया था। वो एक काउच पर जाकर बैठ गया। उसके मन में सवाल घूम रहे थे। मैं यहाँ कैसे रहूँगा? मायरा वो मुझे क्यों अपने घर लाई है, जबकि मैं जानता हूँ उसके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। वो काउच पर पीछे टिक गया, सिर को हाथों से सहारा देते हुए छत की तरफ देखने लगा।
शायद यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब तक देव और सत्येंद्र को उनके किए की सजा नहीं दिलवा देता और सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती, मुझे यही रहना होगा। अयान ये सब सोच ही रहा था, मायरा बाथरूम से बाहर आए। उसके बाल हल्के हल्के गीले थे। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने सिर पर लगी चोट को साफ करके बैंडेज लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता। अयान काउच पर बैठा उसे देख रहा था। कुछ पल उसने चुपचाप इंतजार किया, फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, दो, मैं कर देता हूँ। उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। मायरा ने तुरंत मुड़कर उसे देखते हुए कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। अयान की नज़रें गहरी हो गईं। उसके मना करने पर भी वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके और करीब आ गया। जिद मत करो, उसके लहजे में अब झुंझलाहट थी। मायरा ने फिर से कहा। मैंने कहा, दूर रहो। ये सुनते ही अयान का धैर्य टूट गया। उसने एक हल्के लेकिन ठोस धक्के से मायरा को कुर्सी पर बैठा दिया। मायरा चौंक गई, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अयान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बैंडेज उसके हाथ से ले लिया। वो बिना कुछ बोले उसके सिर पर हल्के हाथ से बैंडेज लगाने लगा। मायरा ने अब कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अयान की आंखों में टिक गईं, उसकी नज़रों में नाराज़गी कम और एक अजीब सा सुकून ज़्यादा था। जब भी अयान की नज़र उसकी नज़रों से मिलती, मायरा हल्के से नज़रें हटा लेती, लेकिन अगले ही पल फिर से उसकी तरफ देखना नहीं भूलती। अयान ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अयान बैंडेज करके वापस जाने लगा, तभी मायरा अपनी जगह से उठी, अलमारी से कुछ निकालकर उसकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक तकिया और एक ब्लैंकेट था। वो बिना किसी भाव के बिल्कुल सीधे लहजे में बोली, ये लो और कहीं जाकर सो जाओ। अयान ने भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, चेहरे पर साफ हैरानी, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये मजाक है या सच। मतलब, उसने धीमे स्वर में पूछा। मायरा ने जरा भी न रुकते हुए जवाब दिया, मतलब बिल्कुल साफ है। ये घर बहुत बड़ा है, लाइब्रेरी रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, चाहो तो रूफ पर भी सो सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। मायरा एक कदम और आगे बढ़ी, तकिया और ब्लैंकेट उसके हाथ में रखते हुए बोली, और हाँ, घर वाले क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम मत करना, वो मैं संभाल लूंगी। अयान को अब इसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में हल्की चिंगारी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे अपने कमरे में रहने भी नहीं दोगी। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने बिना झिझक जवाब दिया, पति का नाम लेकर हक जताने की कोशिश मत करो। हक? मैं हक जाता रहा हूँ। अयान ने मायरा की ओर देखते हुए कहा। हाँ, और वैसे भी सौदे और शादी में फ़र्क होता है। ये सुनकर अयान ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन बोला, ये अभी भी उस बात को लेकर बैठी है। मायरा अभी तक उन 100 करोड़ को भूल नहीं पाई थी जो अयान ने दीदी को दिए थे, और उसने सुबह एक लड़की को कोर्ट के बाहर अयान के साथ भी देख लिया था। यही सब सोचकर वो अयान से तलाक चाहती थी, क्योंकि जब अयान की जिंदगी में पहले ही कोई है तो वो कैसे उसके साथ रह सकती है। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि वो पैसे मैंने तुम्हें दीदी से खरीदने। अयान इतना कहकर रुक गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। तभी मायरा ने भारी आवाज में बोला, देखा, सच आ ही गया न जुबान पर। देखो मायरा, जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ, और अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे जेल से क्यों निकलवाया। अयान ने खुद को शांत करते हुए बोला, ताकि तुमसे डाइवोर्स ले सकूं। मायरा ने बिना एक पल रुके कहा। यह सुनकर अयान को थोड़ी हैरानी हुई। डाइवोर्स के लिए? अयान ने हल्के से कहा, हाँ बिल्कुल, भले ही मेरा पहला केस तुम्हें बचाने का था, लेकिन दूसरा हमारे डाइवोर्स का होगा। ये कहते हुए मायरा मुड़ी और जाने लगी। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए बोला, लगता है आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा। मायरा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, हाँ, सबसे पहले ये सच बताना कि सुबह वो लड़की कौन थी जो तुमसे लिपटी हुई थी। ये सुनकर अयान खामोश हो गया। बोलो, है कोई जवाब? नहीं है। तुम्हारे लिए जब मैं कोई मायने ही नहीं रखती तो हम इस शादी और एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? मायरा ने थोड़ा ऊंचे लहजे में बोला, तुम गलत समझ रही हो। अयान ने सफाई देने के लिए मुंह खोला ही था कि मायरा ने हाथ से उसे रोक दिया और मुड़ गई। जाते हुए गेट बंद कर देना, मायरा ने बेड पर लेटते हुए कहा। जब डाइवोर्स ही चाहिए तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं जा रहा हूँ, अयान ने कहते हुए तकिया और ब्लैंकेट फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। मायरा ने सुन लिया था, लेकिन वो न उठी और न ही अयान को रोकने की कोशिश की। अयान भारी कदमों से राठौड़ विला से बाहर निकल गया, उसके अंदर के गुस्से और बेइज्जती का बोझ। बाहर आते ही ठंडी हवा ने उसका चेहरा छुआ, लेकिन अंदर का तूफान और तेज हो गया। कदम बेकाबू होकर चलने लगे, बिना ये सोचे कि मंजिल कहाँ है। आखिरकार वो शहर के एक सुनसान कोने में पहुंच गया। सड़क पर बस पीली स्ट्रीट लाइट्स थीं और दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़।
अयान ने सड़क किनारे पड़े बेंच पर बैठ गया, लेकिन दिमाग में सवालों का शोर था। शायद मायरा सही कह रही है, अयान ने खुद से कहा। हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसकी वजह से हम साथ रहें। उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और सोचा, मैंने ये शादी सिर्फ उसे उस झूठे केस से बाहर निकालने के लिए की थी। वो निकल भी गई और वकील भी बन गई। अब इस शादी का क्या मतलब? अयान ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। हमराज हूं मैं एक सफ़र का राज जिसके साज में है। ये अल्फाज जैसे ही उसके कानों में पड़े वो हैरान हो गया, आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर एक खौफ उतर आया। उसने फौरन मुंडी घुमाई। पीछे की दृश्य देखकर वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आखिर क्या था हमराज वाली इस लाइन का सच? और ये आवाज़ किसकी थी? क्या ये अयान के अतीत से जुड़ा कोई राज था? क्या अयान अब वापस राठौड़ विला जाएगा, या अयान की दिशा अब यहाँ से बदलने वाली थी? एपिसोड 120 इन्फिनिट ड्रीम। अयान मायरा का घर छोड़कर आ गया था। वो सुनसान सड़क पर पड़ी एक बेंच पर बैठा था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी जिसे सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अयान अपनी जगह से उठा और मुड़ा। उसने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 9 से 10 साल की लग रही थी, इस लाइन को गाता हुआ मस्त मलंग एक टायर से खेल रहा था। अयान फौरन उसके पास गया और बोला, जो तुम गा रहे हो वो लाइन तुमने कहाँ सुनी? अयान की बात सुनकर उस लड़के ने अयान को ऊपर से नीचे देखा और 2 कदम पीछे हटते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, ओह साहब, अब क्या मेरे बोलने से भी मुंबई के लोगों को तकलीफ होगी? ये सुनकर अयान दंग रह गया। इतना सा लड़का और इतना गुस्सा। इसका लड़के का नाम लड्डू था। नाम भले मीठा था, लेकिन उसकी अक्ल और चालाकी का स्वाद कोई आसानी से नहीं समझ पाता था। मुंबई की बस्ती में पला बड़ा, माँ बाप का चेहरा उसने कभी नहीं देखा, बस सुनी सुनाई कहानियाँ कि वो उन्हें बहुत छोटा छोड़ गए थे। तब से लड्डू का घर था ये बस्ती, और परिवार थे वही लोग जिन्हें वो रोज़ कभी चाय लाकर, कभी छोटे मोटे काम करके खुश रखता था। लड्डू का कद छोटा, लेकिन आंखों में वो शरारत और समझ थी जो बड़े बड़ों को भी चुप करा दे। उसका एक ही उसूल था, सच मत बोल, बस वही बोल जो सामने वाले को घुमा दे। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये लाइन तुमने कहाँ सुनी? अयान ने घुटनों और बैठते हुए शांत लहजे में पूछा। पैसा लगेगा बताने का, लड्डू ने हाथों से इशारा करते हुए बोला। इशारा देखकर आयन ने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। उसमें निराशा के साथ हाथ निकाल लिए। ये देख लड्डू फौरन समझ गया और बोला, तेरे पास भी पैसा नहीं है? अयान ने ना में गर्दन हिला दी। वो अभी जेल से आया था, ऐसा में उसके पास कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं? यार सच बताऊं, अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है, लड्डू ने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा। ये पैसा न इंसान से इतना दूर पता नहीं क्यों रहता है और हम लोग उसके पास जाना चाहते हैं। ये कहते हुए लड्डू चल रहा था और अयान उसके पीछे। वो बस जानना चाहता था कि उसने ये लाइन कहाँ सुनी या कहाँ पढ़ी। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पैसे ला के दूंगा, पर प्लीज़ बता तो दो, ये लाइन तुमने कहाँ सुनी? अरे बाबा, तू तो पीछे ही पड़ गया, लड्डू ने सर पकड़ते हुए कहा। नहीं चाहिए तेरा पैसा, तू जा रे, लड्डू ने कहा और जाने लगा। अयान समझ गया था ये इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा और ज़बरदस्ती करके कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था। अच्छा तुम्हारे नाम क्या है? अयान ने प्यार से पूछा। नाम जानकर क्या करेगा, जानना है तो काम जान, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तू मुझसे मदद ले सके। ये सुनकर अयान को हंसी आ गई और वो बोल पड़ा, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लड्डू ने चिढ़ते हुए कहा और जाने लगा। तभी अयान ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बताओ अपना काम, अपना नाम, सब कुछ। सब कुछ क्यों बताऊं, पुलिस वाला है तू? लड्डू ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अयान को अब झुंझलाहट हो रही थी। लड्डू इसकी बातों का कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहा था, लेकिन अयान को इस वक्त उसकी बहुत ज़रूरत थी। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? फिर हम घूमने भी चलेंगे, वो भी समुद्र के पास। अयान ने खुद को शांत करते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। घूमना, वो मुझे बहुत पसंद है और समुद्र पर जाना तो मेरा सपना है, लड्डू ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ये सुनकर अयान ने एक राहत की सांस ली। अब नाव का चप्पू उसके हाथ में था। मैं अयान हूँ और तुम? अयान ने कहा। मेरा नाम लड्डू है, लड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अब अपने बारे में बताओ, जितना तुम बताना चाहते हो, अयान ने हंसते हुए कहा। फिर लड्डू अपनी कहानी अयान को सुनाने लगा, जिसे जानकर अयान को उस पर दया आ रही थी। इतने कम उम्र में लड्डू ने इतना सब कुछ देखा था, लेकिन अभी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। जब लड्डू की बातें खत्म हो गई तो अयान अपने मेन मकसद पर आया और उससे उस लाइन के बारे में पूछा जो वो गा रहा था। ठीक है, मेरे साथ चलो, बताता हूँ, ये कहते हुए लड्डू उसे अपने साथ ले गया। बस्ती की तंग गलियों से गुजरते हुए अयान और लड्डू पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, जहां बस्ती का शोर शराबे को जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ पुराने लोहे के ढेर, टूटी फूटी
साइकिलें, जंग लगे टीन के डिब्बे और अधजली लकड़ियों का अंबार पड़ा था। जगह जगह बदबू और धूल का धुआं, और हवा में सीलन और जंग की मिली जुली गंध। लड्डू ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, यहीं पर मुझे वो डायरी मिली थी जिसमें बस एक लाइन लिखी थी। वैसे लिखा तो बहुत कुछ था पर मुझे याद बस यही है। अयान की नज़रें तुरंत तेज हो गईं। वो कबाड़ के ढेरों को एक एक करके देखने लगा, कभी किसी पुराने ट्रंक के अंदर झांकता, कभी किसी गीले गत्ते को पलट देता। अयान कबाड़ के ढेर के बीच इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक एक तरफ पड़ी चीज़ों पर ठिठक गई। उसने कदम धीमे कर लिए और फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां खींच लिया। जमीन पर धूल और मिट्टी में सने हुए बेतरतीब बिखरे पड़े थे वो सामान जो कभी उसकी जिंदगी और कमरे का हिस्सा था, उसकी पहचान था, उसका सपना था। वो गिटार जिसके तार अब जंग खाकर टेढ़े हो चुके थे, एक पियानो का टूटा हुआ हिस्सा, कुछ किताबें जिनके पन्ने नमी से मुड़ गए थे, और वही पड़ी थी उसकी डायरी जिसके पुराने पन्नों में उसके लिखे गानों की खुशबू अब भी सांस ले रही थी। ये वो डायरी थी जिसे बादशाह ने हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। इस डायरी में अयान ने गाने लिखे थे, लेकिन जब उसने इन्हें कभी गाया ही नहीं था तो लड्डू इसमें लिखी लाइन को कैसे गा रहा था। यही सब सोचकर अयान इसके पीछे पड़ गया था कि वो उसे बताए कि उसने ये लाइन कहाँ सुनी। अयान एक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियां मिट्टी और धूल हटाते हुए एक एक चीज को छू रही थीं, जैसे अपने अतीत के हर टुकड़े को पहचान रही हों। उसने डायरी उठाई, कवर फटा हुआ था, किनारे घिस गए थे, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, अंदर वही लिखावट, वही अल्फाज, उसके अधूरे गाने जो उसने एक दिन मंच पर गाने का सपना देखा था। एक पल को उसकी आंखों में हल्की चमक आए, लेकिन अगले ही पल यादें चुभने लगीं। वीना ने अयान के घर से निकालते ही उसका सर समाना फिनकवा दिया था। 3 महीने से ये सामान यहाँ जंग खा रहा था। अयान डायरी लेकर जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े पेपर पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया तो देखो उसकी और मायरा के शादी के पेपर्स थे। उसने फौरन उसे साफ किया और अपने पास रख लिए। अयान अपनी पुरानी डायरी और शादी के पेपर लेकर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। वो चुप था, उसके आंखों में जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे दुनिया अब फीकी लग रही थी। लड्डू, जो अयान की खामोशी को समझ रहा था, उसने अपनी मासूम लेकिन तेज तर्रार आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए अयान को घूरा, जैसे उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, क्या हुआ रे, तू ऐसे क्यों बैठा है? अयान ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। लड्डू ने उसे हिलाते हुए अपना सवाल दोहराया। फिर अयान ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस सब खत्म हो गया है। ये सुनकर लड्डू ने भौहें सिकोड़ लीं। सब? अरे जिंदा है ना तू, फिर सब कैसे खत्म हो गया? उसकी बातें सीधी थीं। खाना खाएगा? तेरी जितना भी बड़ा दुख है न भूखे रहने से ज्यादा नहीं हो सकता, लड्डू ने कहा। उसे लग रहा था कि अयान भूख की वजह से परेशान है, क्योंकि अक्सर लड्डू को भी खाना न मिलने पर उसे वो सबसे बड़ा दुख लगता था। मुझे भूख नहीं है, अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है बाबा? लड्डू ने थककर पूछा। अयान, जो अब लड्डू की बेचैनी समझ पा रहा था, डायरी और पेपर को साइड में रखकर लड्डू की तरफ मुड़ा और बोला, मेरे अपनों ने मेरे सपने तोड़ दिए हैं। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, न कोई सुनने वाला है न बोलने वाला। अरे मैं हूं ना, अभी तो हमारी दोस्ती हुई है और अब तू यही रहेगा मेरे साथ और हम घूमने भी चलेंगे, लड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बातों से अयान के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसे लड्डू जैसे बच्चे से लगाव हो गया था। उसने मायरा को छोड़ने का इरादा तो बना लिया था और मीरा के पास वापस जाने की बात उसके दिमाग में अभी कोसों दूर थी। ऐसा में उसे एक साथ की जरूरत थी जो अब सामने से उसे मिल रहा था। जब लड्डू ने देखा कि अयान बस उसे ही देखे जा रहा है तो उसने खामोशी को तोड़ते हुए बोला, तुझे क्या पसंद है? अयान ने चौंकते हुए कहा। क्या? लड्डू ने अपनी बात दोहराई। जैसे मुझे घूमना पसंद है वैसे ही तुझे भी तो कुछ पसंद होगा। उद्धरण चिन्ह। इसकी बात सुनकर अयान ने एक नज़र अपनी डायरी पर डाली। उसे गाना और लिखना बहुत पसंद था। उसने डायरी को उठाया, उसे दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर आसमान की तरफ सर उठा लिया और उसे निहारने लगा। आसमान जो अनंत है, अयान के ख्वाबों की तरह। ड्रीम इन्फिनिट होते हैं, इनका अंत नहीं होता। जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये उसमें सांस लेते हैं। अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि अयान के इन्फिनिट ड्रीम कैसे जीते हैं। अयान ने अपने सपनों को पूरा करने की कसम खा ली थी। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी, वो बदल गया था। अब उसके सर पर बस एक जुनून सवार था और वो था अपने सपनों को पूरा करने का, चाहे उसके लिए अब उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये हुई न बता, लड्डू ने सीटी बजाते हुए कहा। इसे भले ही अयान की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो खुश था क्योंकि अयान के चेहरे पर अब मुस्कान थी। अब दोनों साथ चल दिए। बस्ती के किनारे टूटी फूटी सड़क पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी।
लड्डू अपनी रोज की जगह पर अयान के साथ बैठ गया था, टूटी हुई ईंट पर बैठा था और अयान उसके पास चुपचाप बैठा अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक कार की हेडलाइट ने सामने से आकर उनकी आंखें चौंका दीं। कार तेजी से पास आए और गड्ढे में पड़े पानी पर चढ़ते ही छपाक, गंदा पानी सीधा लड्डू के चेहरे पर उछल गया। लड्डू ने पलकें झपकाईं, होठों को तिरछी हंसी में मोड़ते हुए झट से बगल में पड़ा एक पत्थर उठाया और कार के पीछे मारते हुए बोला, ये साले का रोज का काम है, ना ये अपनी जगह बदलता है, ना मैं बदलूंगा। अयान ने एक पल लड्डू को देखा, उसे समझ आ गया था कि ये उसके साथ रोज होता है, लेकिन अब वो लड्डू को परेशान होता नहीं देख सकता। उसकी आंखों ने गुस्सा था, वो बिजली जैसी तेजी से खड़ा हुआ। उसकी नज़र बगल में पड़े एक मोटे जंग लगे लोहे के रोड पर पड़ी। बिना सोचे उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक सेकंड और अगले ही पल वो पूरी ताकत से उस दौड़ती कार की तरफ बढ़ा और रोड सीधा कार की खिड़की पर निशान बनाकर फेंक दिया। कांच का शीशा चकनाचूर होकर टुकड़ों में बिखर गया और एक तेज कर्कश आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। कार की ब्रेकें चीखती हुई बजीं और गाड़ी झटके से रुक गई। अंदर बैठा शख्स एक पल को सन रह गया, फिर धीमे धीमे दरवाज़ा खोलने लगा। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो अयान के झंडे कस गए, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर रही थी। कौन था ये शख्स? इसका अयान से क्या रिश्ता था? क्या ये अयान की जिंदगी में कोई तूफान लाने वाला था? अयान अब अपने सपनों को पूरा कैसे करेगा? क्या वो मायरा को छोड़ देगा?